हो गया? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया यस सर? सर। एक बार कंफर्म हाँ करो। हाँ हाँ हाँ, यस सर, हाँ। ओके ओके सर, ठीक है, चलो। ये सब इधर उधर की बातें होता रहेगा, ठीक है। हम लोग काम पे फोकस करें, नॉलेज पे फोकस करें। अच्छा, तो फिर गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो ये म्यूचुअल फंड का क्लास है, कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड जो भी बोलो। तो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी के लिए भी जो लोग पढ़ रहे हैं, या फिर जो लोग सीएस के अंदर भी म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड 5E का एग्जाम भी देना है, बहुत सारा काम है सर। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना है सबसे बड़ी बात सर, ठीक है। मैक्सिमम का तो यही सोच है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आज के डेट में, आई नो, ठीक है। लेकिन सर इन्वेस्ट करना और विथ नॉलेज इन्वेस्ट करना, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। आप अगर अपना नॉलेज को जितना मतलब उसको क्या बोलो सर, मतलब शार्प करते जाओगे, आपका फ्यूचर उतना इजी हो जाएगा किसी भी फील्ड में, ठीक है। चाहे कोई भी फील्ड आप चूज करो, तो बस गैदरिंग योर नॉलेजेस। ओके ओके, तो फिर आज म्यूचुअल फंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोग ये म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड क्यों बोलते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन मेरे को सुनने को मिलता है, बट इसका जेन्युइन जो डिटेल्स नॉलेज है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट फिर भी आप लोगों को एक बार पूछना चाहता हूँ कि आखिर म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड क्यों बोलते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो सर? হ্যালো। हाँ बोलो सुमित, बोलो। বেসিক্যালি মানে অনেক ইনভেস্টর রয়েছে যারা ডাইরেক্ট ইকুইটিতে ইনভেস্ট করতে ভয় পায়। তো हम्म এদের জন্য কি একটা ফান্ড ম্যানেজার ক্রিয়েট করা হয়। তো हम्म। তারা বেসিক্যালি ফান্ড মানে স্টক পিক করে তার মধ্যে মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট করে। তাই म्यूचुअली জন্য अंडरस्टैंडिंग के आधार पे इन्वेस्ट करता है। चलो, হ্যাঁ। इट्स अ गुड वर्ड। सुमित ने तो कहा, बाकी और भी कोई अगर बोलना चाहता है तो बोल सकते हो सर, कि म्यूचुअल फंड सुनते सुनते बड़े हो गए। बट म्यूचुअल फंड है क्या, मतलब इस म्यूचुअल फंड है क्या, इसका जवाब तो बहुत बड़ा हो सकता है। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर म्यूचुअल फंड का नाम म्यूचुअल फंड क्यों पड़ा। ये बेसिक सवाल है। जैसे सुमित ने जो जवाब दिया, ठीक ठाक जवाब दिया। बाकी आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहोगे सर, कि आखिर म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड क्यों कहते हैं, नाम क्यों म्यूचुअल पड़ गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आखिर आगे आगे बात करते हैं। और आज आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा सर, म्यूचुअल फंड में जो कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब आखिर ये पूरा म्यूचुअल फंड को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे प्रीवियस वीक का क्लास अगर आप लोगों को याद होगा, वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होता है ना सर। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होता है, फंड मैनेजर किस तरह से बना जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम किसको बोलते हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे बना जाता है, इसका पूरा डिटेल्स डिस्कशन विथ स्टोरी। ठीक है, इवन जीरोधा का जो फेमस फंड मैनेजर के रूप में जो काम किया, मतलब इन्वेस्टर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में, कार्तिक रंगप्पा का एक बड़ा फेमस स्टोरी भी आप लोगों से मैं शेयर किया था। तो इस तरह का काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो लास्ट वीक हुआ था। तो आज के क्लास में भी मैं आप लोगों के साथ स्टोरी तो थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, बस स्टोरी के साथ साथ आज इंपॉर्टेंट है सर कि आज आपको मैं म्यूचुअल फंड क्या है वो तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ एनए भी बताऊंगा। और म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, जो म्यूचुअल फंड वर्ल्ड है दुनिया भर में, ठीक है, इंडिया में जिस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम बनते हैं, फंड बनते हैं, इसका जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, इसको समझते कैसे हैं, या म्यूचुअल फंड कंपनीज आखिर एज एन इन्वेस्टर जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में क्या जानना जरूरी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंड को पहचानेंगे कैसे, इसका डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड। बट इससे पहले म्यूचुअल फंड क्या है, एनएवी क्या है, कैसे एनएवी कैलकुलेट किया जाता है, फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आप लोग जो लोग शेयर मार्केट के साथ भी हो, ठीक है, जिन लोगों का शेयर मार्केट से भी कनेक्शन है, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, बिकॉज उनका प्रीवियसली थोड़ा शेयर मार्केट नॉलेज है, और ऑलरेडी करता भी है थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह, थोड़ा बहुत क्यों, कोई कोई काफी अच्छा करते हैं, उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। हाँ निमेश बोलो, बोलो बोलो। हाँ, बोल रहे थे कि आपको एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ पूछो पूछो। बोल रहे कि वारन बफेट, चार्ली मंगर, वो सब जो है ना, और इसे राकेश झुनझुनवाला, हम्म। तो वो सब लोग कभी भी क्या आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है क्या? आज तक कभी भी किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? अब जाके सिर्फ पूछना सिर्फ पड़ेगा। नॉलेज के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, हाँ। आप तो इस मार्केट में बहुत दिन से फिर भी पूछ रहे हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया, वारन बफेट या चार्ली मंगर या राधा किशन दमानी, ये सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है कि डायरेक्ट शेयर इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है ये सब? देखो सर, इसका एक कॉमन सेंस में मैं जवाब आपको दे सकता हूँ।
पर हेलो। सबसे हाँ हाँ बोल सुमित, बोल बोल बोल। এই যে কোশ্চেনটা করলো, তো একজন রয়েছেন, আমার নামটা ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না, গুগল সার্চ করলেও পাবে। তার নেটওয়ার্থ হচ্ছে তোমার মনে হয় অ্যাপ্রক্স $3.5 বিলিয়ন, মানে ওকে। আমেরিকান কারেন্সিতে। ঠিক আছে, হুম। আমি লাস্ট যা ট্র্যাক করেছিলাম, সে অনলি মিউচুয়াল ফান্ড থেকেই কামিয়েছে, ইকুইটিতে একটা টাকা ইনভেস্টমেন্ট নেই, সব जैसे লং টার্ম পোর্টফোলিও। ये चार्ली मुंगेर के बारे में इसने बताया, ठीक है, चार्ली मुंगेर के बारे में बताया। एक सेकंड रुको। কে নামটা বলা যাবে? हेलो, নামটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না, গুগল সার্চ করলে পাওয়া যাবে মেবি। एक सेकंड रुको रुको। ये ये जो चार्ली मुंगेर के बारे में जो बात हुआ, ठीक है, ये तो वॉरेन बफे के साथ ही काम किया है, ठीक है, काफी सारा, ठीक है। ये रियल एस्टेट में काम किया है, बर्कशायर हाथवे का चेयरमैन भी है। तुम जिसके बारे में सुमित तू जो बात कर रहा है ना, म्यूचुअल फंड में काफी फेमस है। उसने म्यूचुअल फंड को ही बनाया, ठीक है, तो मतलब इन्वेंटर ऑफ म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है उसको। एक सेकंड रुक, वो मैं बताता हूँ। एक सेकंड, तो वेरी फेमस पर्सनालिटी। नहीं ये नहीं है, हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, मुझे नाम याद आएगा ना, मैं बताऊंगा उनके बारे में। আমারও नामটা ঠিক মনে আসছে ये না, আমি सुमित सुमित পড়েছিলাম ওর কথা। ये थोड़ा सा इंग्लिश नेम है ना, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये यूएस वाला नेम है, मैं भूल गया, बट बड़ा फेमस नेम है, जिन्होंने पूरा म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट को ही बिल्डअप किया, यूएस का ही है ये। सुमित ने सही बोला, लेकिन ठीक है चलो, वो नाम तो मिल जाएगा सर कुछ दिनों में, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे वाइटल जो सवाल मैं आपसे अभी करने जा रहा हूँ, कि जैसे कि अनिमेश ने मुझे पूछा कि जैसे वॉरेन बफेट हो गया, जैसे चार्ली मुंगेर जैसे हो गया, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला हो गया, क्या ये लोग कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? इसके लिए एक सिंपल सा जवाब मैं आपको बोल सकता हूँ। देखो, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, ये ऑब्वियसली किसी का पर्सनल फाइनेंस का पॉइंट है, ठीक है, कि मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करूंगा ना करूंगा, अब हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो करता कि नहीं करता। लेकिन मैं कई बार राकेश झुनझुनवाला का कोई इवेंट वगैरह में जब भी मैं सुनता हूँ उनको, ठीक है, तो राकेश झुनझुनवाला बहुत बार एक चीज बार बार बताते हैं कि अगर आपको इक्विटी समझ नहीं आता तो इक्विटी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में मत आइए, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है या समझ से परे है, तो म्यूचुअल फंड में आइए, आसान तरीका है, ठीक है। तो सर उसका नाम क्या, पॉल साउंड, क्या अजीब सा प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। हाँ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं पॉल कंफर्म नहीं कर, सैमुएल्सन। हो सकता है, आई थिंक पॉल सैमुएल्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज जब तक मैं कंफर्म नहीं होगा मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि जिसने ये म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट को बनाया और काफी पैसा भी बनाया। लेकिन आप बात को समझो सर, कि म्यूचुअल फंड का नॉलेज अगर आपके अंदर, मतलब बेसिकली अगर आप इक्विटी मार्केट को जानते हो, स्टॉक मार्केट को अगर आप समझते हो अच्छे से, तो फिर म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर यू। बिकॉज ये आज का क्लास ना आपका ये पूरा क्लैरिटी करेगा, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड में किसको नॉर्मली आना चाहिए। बट सर एक बात भी सुनो, सपोज एक आम इंसान के तौर पे आप सोचो कि क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है म्यूचुअल फंड पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो सैटरडे सैटरडे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हो। एक आम आदमी की नजर से बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अगर 100 टका, एक 100 रुपीज है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपना 100 रुपीज को क्या पूरा का पूरा इक्विटी में डाल दोगे, ठीक है। जो कि इक्विटी, अगर आपका एक दो इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, अगर वो मार्केट में गिर जाते हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉपर नॉलेज है बट फिर भी आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है फंड को मैनेज करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे प्रोफेशंस में हो, आपको टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे। तो ऐसे केसेस में लिए म्यूचुअल फंड उनके लिए भी बढ़िया काम करता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, अगर आपको इक्विटी को रिसर्च करने का नॉलेज है और अगर आप इक्विटी को समझते हो, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुझे इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आखिर म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी का रास्ता होके ही निकलते हैं, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर इक्विटी खुद है, ठीक है। तो अगर आपको किसी फंड के बारे में डायरेक्ट आइडिया हो, किसी इक्विटी के बारे में डायरेक्ट नॉलेज हो, किसी स्टॉक के बारे में डायरेक्ट नॉलेज हो, तो फिर आप क्यों म्यूचुअल फंड का रास्ता लोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन है, जैसे बिग डिबेट कि भाई अगर मुझे इक्विटी पता है तो फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊं। ये बात तो मानना पड़ेगा ना सर।
ठीक है। लेकिन ये सुनो ध्यान से, आज का क्लास सुनो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली अच्छा सवाल कर लिया अनिमेष ने, ठीक है, बड़ा रेलिवेंट सवाल कर लिया कि सर ये म्यूचुअल फंड में मुझे आना, मतलब म्यूचुअल फंड में क्या सच में आना चाहिए? सर बेसिकली ऐसा है कि आपके पास अगर 1 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, मेरा पर्सनल सलाह है ऐसा कि अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है, जैसे मेरा भी पर्सनल मानना है कि मैं इक्विटी में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा डालूंगा नहीं, बट फिर भी अगर मुझे ठीक ठाक म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है, ठीक है, सपोज मैं खुद से 5-10 स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा, ठीक है, जिसको मैं ट्रैक करता रहूंगा लाइफ लॉन्ग, 5 to 10 शेयर्स लाइफ लॉन्ग उसको ट्रैक करूंगा, कंपनी को समझूंगा, बिजनेस को समझूंगा, इट्स ओके। बट कुछ स्टॉक में थोड़ा सा सेफ एरिया में भी डालना चाहता हूँ, बिकॉज जो थोड़ा बैलेंस है, सेफ एरिया है। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में से मैंने अगर 70,000 इधर दे दिया, ठीक है, 30,000 में म्यूचुअल फंड को दे देता हूँ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, बढ़ते रहेगा। मतलब ऐसा कर सकता है कोई, ठीक है, कि अगर किसी को 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 70% आप इक्विटी में दे दो, अगर आपको इक्विटी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा नॉलेज है, तो आप इक्विटी में जाओ और बाकी 30,000 या 30% अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। ठीक उल्टा कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी का नॉलेज नहीं रख पाते प्रॉपरली या इक्विटी समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप इक्विटी में 30% जाओ, अगर थोड़ा बहुत समझ है 70% म्यूचुअल फंड में आ जाओ, ठीक है। अब ये वॉरेन बफेट लोग क्या किया है, मुझे इसका एग्जैक्ट नॉलेज तो है नहीं कि वो लोग क्या किया होगा, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी सक्सेसफुल इन इक्विटी सेक्टर, है ना। तो फिर ऑब्वियसली वो लोग डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करके, वो तो वैल्यू इन्वेस्टर है सर, कंपनी को समझ लेता है एकदम स्टार्टिंग सिचुएशन से, जब कंपनी चालू होता है ना, उसी सिचुएशन में कंपनी को परख लेने का, मतलब इन लोगों के पास बिजनेस आइडिया है, ठीक है, कि भाई कौन सा बिजनेस, बेसिकली दे आर मतलब मच मोर फिलोसोफर, मतलब ये लोग इन्वेस्टर नहीं है, ये लोग फिलोसोफर है, जो आज बैठ के दूर का देख सकता है। और ये जैसे स्वामी विवेकानंद, वो स्पिरिचुअल फिलोसोफर के नाम से जाने जाते थे, है ना। मतलब स्वामी विवेकानंद के अंदर ऐसा क्या खास बात था जो स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया? बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिकल मैटर्स, इकोनॉमिकल मैटर्स में नॉलेज रखता था, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट था ह्यूमैनिटीज, ठीक है, जो दुनिया भर में लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए चला था। वॉरेन बफेट जैसे लोग, झुंझुनवाला जैसे लोग, ठीक है, इनका क्या है, ये लोग दूर का देख सकता है, किसी बिजनेस जब चालू होता है ना, उसी स्टेज में उसको परखना चालू कर देता है कि भाई इसका फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, या इसका फ्यूचर में ग्रोथ करेगा कि आज इसका फ्यूचर रुक जाएगा। सिंपल सा सवाल है। तो इसीलिए ये लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग करके बिजनेस के साथ साथ अपना पैसा को बढ़ाया है। मतलब ये है वॉरेन बफेट जैसे लोगों का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं उसके अंदर नहीं जाता हूँ, ओके अनिमेश, आई होप तेरे को समझ में आ रहा है बात, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग म्यूचुअल फंड में भी ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बोल, समझ में आ रहा है बात? अरे सबको समझ में आ रहा है ना पॉइंट, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा, आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना सर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंड एंड एनएवी, ठीक है। हम लोग बार बार म्यूचुअल फंड करते रहते हैं, तो ये फंड क्या है, ये एनएवी क्या है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू के नाम से तो लोग बताते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं वो लोग भी बोलते रहते हैं एनएवी बढ़ गया कम गया, ठीक है। तो ये एनएवी आखिर बड़ा कमा होता कैसे है, इसका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। एनएवी कैलकुलेशन मेथड्स क्या है, ये सिखाऊंगा मैं आज आपको, और बड़ा ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, मतलब एकदम सिंपल तरीके से, मतलब एक सिंपल बोलूँ ना, मतलब एक बच्चा को भी बैठा दोगे ना वो भी समझ जाएगा, सर क्या बात करते हो, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा सर, इतना गारंटी है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्यों सीखे, छोटा बच्चा सीख जाएगा तो ऐसा क्या खास बात है। कहने का मतलब है थोड़ा सिंपल वे में बताने का कोशिश करूंगा। तो ये सिंपल वे क्या है, आपको, आप खुद क्या बन जाओ, सुमित जो भी है आप लोग, ठीक है, सुमित अनिमेश, आप लोग सब नॉलेजेबल इंसान बन रहे हो, रोशनी, आप ना एक फैमिली पॉट बनाओ। सर फैमिली पॉट मतलब, सर फैमिली पॉट मतलब अपने परिवार के लोगों से पैसा लो और उस फंड को मैनेज करो। मतलब मैं बेसिकली फिर से वही बात पे आ गया कि आप फंड मैनेजर बन जाओ, ठीक है शिवम, ठीक है, फंड मैनेजर बन जाओ सर आप लोग। शिवम द फंड मैनेजर, सुमित द फंड मैनेजर, ओके, नंदिनी द फंड मैनेजर, ओके, ऐसे बन जाओ आप लोग। फंड मैनेजर कैसे, क्यों सर? क्योंकि आपको आपके रिलेटिव्स का फंड को मैनेज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट,
ठीक है, आपको अपने रिलेटिव्स की फंड को मैनेज करना है, मतलब आपका जो भी रिलेटिव्स है उनसे आप पैसा लो, ठीक है, उनसे पैसा लो और उनको बोलो कि मेरे पास पैसा जमा करो। सर क्यों आएगा? उससे पहले आपको थोड़ा सक्सेस होना पड़ेगा ना। तो आपको सक्सेस कहाँ मिलेगा? आपको सक्सेस मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो वैसा ही एक स्टोरी है, आप स्टोरी को सुनो। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड बनता है। Although not essential, I believe that understanding of mutual fund structure will help you at some point in your investment journey. मतलब बहुत ज़रूरी नहीं मानता लोग कि म्यूचुअल फंड कैसे बनता है, ये जान के हमें क्या होगा। लेकिन आई होप कि प्रीवियस वीक का जो लेक्चर था ये आपको इतना ज़रूर बताया होगा कि म्यूचुअल मतलब समझाया होगा कि म्यूचुअल फंड आखिर बनता कैसे है, कौन देखता है इनको, ठीक है, कौन कौन होता है म्यूचुअल फंड बनाने के लिए, क्या ट्री है इसका, कंट्रोलिंग कैसे होता है, ठीक है, सेबी का क्या रोल है, ठीक है, ट्रस्टी का क्या रोल है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का क्या रोल है, ठीक है, स्कीम जो बनाते हैं उनका क्या रोल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करता है उनके लिए एसेंशियल नहीं है, बट आप लोग जो लोग एग्जाम वगैरह दोगे या फिर आगे जाके जॉब भी करोगे फाइनेंशियल साइड में, तो आप लोगों के लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। तो कैसे म्यूचुअल फंड बनता है ये बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था। तो आई बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प यू एट सम पॉइंट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। यस सर, बहुत बढ़िया काम आएगा। मूविंग अहेड वी डायरेक्ट आवर एफर्ट्स टू लर्न मोर अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ओके, अभी हम लोग किधर जाएंगे? धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज गेन करना है। वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फंड कैटेगरी, फंड एनालिसिस, ठीक है, फंड कैटेगरी के बारे में जानेंगे, फंड को एनालाइज कैसे करना है उसको जानेंगे, फंड स्कीम्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, एंड मेनी अदर थिंग्स एसोसिएट विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। नाउ बिफोर वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स, ये सबको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशंस। अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आई हैव नोटिस दैट मेनी पीपल गेट ए बिट लॉस्ट व्हेन वी यूज द टर्म फंड। जब भी ये बात करते हैं ना फंड, बहुत सारे लोगों ने समझ में नहीं आता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से बताने का कोशिश करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर फंड कैसे बनता है। ठीक है, मतलब आज आपको ये समझ में पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि आखिर ये फंड है क्या। ठीक है, म्यूचुअल फंड, चिट फंड, चिट फंड के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, है ना। चिट फंड मतलब चीटिंग बाज का फंड नहीं रे बाबा, ये चिट फंड मतलब Small fund. CHI, हाँ स्मॉल फंड, ठीक है। चिट वो भी इसी तरह का फंड की तरह बनाया जाता था बट थोड़ा सा कंट्रोल लेस वे में, ठीक है, इसीलिए लोगों का पैसा भी डूब जाता था बिकॉज थोड़ा स्कैम हो गया ये सब चीजों पे। नहीं तो चीट फंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो लाइक निधि कंपनीज, चीट फंड कॉन्सेप्ट जैसे शारदा रोज वैली का कॉन्सेप्ट, ये भी कुछ खराब कॉन्सेप्ट नहीं था बट इसको Tara India. हाँ हाँ सहारा, कुछ कुछ कंपनीज ने इसका मतलब स्कैम कर दिया। ठीक है, मतलब दे आर स्कैमी माइंडेड, इनका माइंड स्कैम का भरा हुआ है, तो इसलिए चिट फंड को लोग आज खराब सोचता है। तो ये फंड बोलने से ही ना लोगों के मन में कुछ चलता है। ठीक है, अभी हम लोग पूरा बात को समझेंगे म्यूचुअल फंड कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ऐसे फंड बोलने से बहुत सारा फंड समझ में आता है। तो बिफोर वी स्टार्ट डिगर डीपर into the mutual fund concept, we must get complete clarity of what the term fund means। तो सबसे पहले जानना है फंड क्या है। सबसे पहले फंड क्या है जानेंगे, बहुत ही प्यार प्यार से समझेंगे। आई विल टेक द लिबर्टी टू सिंप्लीफाई मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। यस, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए लिबर्टी ले लेता हूँ। द सिंप्लीफिकेशन इन दिस चैप्टर आर ओनली टू हेल्प यू गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट, ताकि आपको पूरा रियल वर्ल्ड का म्यूचुअल फंड एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, कि आप लोग मार्केट में कितना सारा कंपनीज देखते हो, SBI का, एक्सिस का, कोटक का, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज है। मैं आज वो भी बताऊंगा आपको कि इंडिया में कितना कंपनीज है, कितना कंपनीज, कितना फंड चलता है इंडिया में, वो भी बात करने का पूरा इरादा है आज। ठीक है, उसमें से आप कैसे चूज करोगे कि कौन सा फंड अच्छा है ये भी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट एंड एज यूजुअल लेट अस बिल्ड अ इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, एक इमेजिनरी स्टोरी बनाते हैं ताकि आपको टॉपिक समझने में थोड़ा सा सुविधा हो। नाउ थिंक ऑफ योरसेल्फ अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स इन योर फैमिली। ठीक है, विज किट मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है आपके अंदर। ठीक है, आपके फैमिली में आपको काफी नॉलेज है एंड यू हैव मेड अ फ्यू सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और आपने थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में ना तीर मार दिया। आप समझ रहे हो ना, तीर मार दिया मतलब ऐसे कई बार कुछ लोगों से बातें होते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग हैं, मतलब 15-16 या फिर 17-18 का, तो अगर वो लोग स्टॉक मार्केट में कहीं पर थोड़ा सा सुन सान के मतलब इधर उधर करके ऐसे थोड़ा नॉलेज गैदर कर लिया और स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा स्टॉक चूज कर लिया, पापा का फंड थोड़ा बढ़ा दिया, माँ पापा का,
तो माँ बाप बड़ा खुश कि मेरा बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है, बाकी बच्चा तो बस पैसा बर्बाद करता है, मेरा बच्चा तो पैसा बनाते हैं। इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मतलब क्या बोले सर, मतलब ये है मतलब फैमिली की मतलब जागता दीपक। हाँ एकदम ठीक है। तो ऐसा बच्चा बन गए आप, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जैसे ही कोई बन जाता है तो उसका पेरेंट्स क्या करेगा सर, अगर मानो कि आप ऐसे ही किसी बच्चे में से हो और अगर आपने कुछ ऐसा तीर मार दिया और किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पापा का या माँ का जो पैसा है उसको 20%, 40%, 60%, 70% या किसी किसी केस में डबल से भी ज्यादा कर दिए, तो पेरेंट्स आपके बारे में रिलेटिव्स के सामने क्या करेगा, तारीफ करेगा कि नहीं करेगा, प्लीज टेल मी। छोटा बच्चा मतलब ऑब्वियसली 15-20 के रेंज में कर देता है, तो तारीफ होगा कि नहीं होगा, बोलो ना सर, तारीफ होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ बढ़िया तारीफ होगा सर, हाँ बढ़िया तारीफ होगा। तो क्योंकि आपने कुछ तीर मार दिया एंड मैनेज टू स्कोर फ्यू मल्टी बैगर, मतलब आपने मल्टी बैगर में भी इन्वेस्टमेंट करके तीर मार दिया। मल्टी बैगर समझते हो ना, जो किसी किसी साल में मतलब ऐसे करते हैं कि मतलब 100 का शेयर था 500 में चला गया, 500 का शेयर था 1000 में चला गया, डबल हो गया, ऐसे मल्टी बैगर बोलते हैं ऐसे को, ठीक है मल्टी बैगर। तो कॉल द मार्केट टॉप एंड बॉटम कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। और आप कई बार मार्केट कब टॉप जाएगा और कब बॉटम आएगा इसके बारे में भी ना कई बार आपका बात ना सही हो गया। एंड हैव इवन मैनेज टू गेट अ सेल्फी विद राकेश झुनझुनवाला एट एन इवेंट, और साथ में आपका कई बार राकेश झुनझुनवाला के साथ किसी इवेंट में आप मिले, आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया, तो झुनझुनवाला जी जहां जहां इवेंट करते हैं, ठीक है, आप भी पहुंच जाते हो। मुंबई में, महाराष्ट्र में से बहुत सारा इवेंट करते हैं झुनझुनवाला, ठीक है। नागपुर में भी काफी सारा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उनका। तो द स्टोरी ऑफ योर स्टॉक मार्केट सक्सेस हैज सेंट अ रिपल इन योर फैमिली सर्किट, तो आपके परिवार के बीच में आपका सक्सेस का चर्चा दूर दूर तक रिलेटिव्स में फैल गया। एंड यू आर इवन द सेंटर ऑफ अटेंशन इन द फैमिलीज व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सभी पूछते रहते हैं आपको, भाई बताना एक अच्छा स्टॉक बताना, भाई बताना एक अच्छा स्टॉक बताना, बाबू एक अच्छा स्टॉक बताओ। हाँ सबको पैसा चाहिए और आपका नॉलेज इस्तेमाल करना है। As expected soon, your uncle, aunts, cousins approach you to help them manage their money. सभी कोई आपको अप्रोच करना चालू कर दिया। एंड क्वासी फंड मैनेजर स्टेटस, मतलब इसको बोलते हैं क्वासी फंड, मतलब राह चलते बन गए क्वासी फंड मैनेजर, मतलब ऐसे फंड मैनेजर नहीं हो बट ऐसे लोगों को क्वासी, लॉ बोलते हैं ऐसे को क्वासी। जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जानते हो ना आप लोग, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट यस सर। एक्ट पढ़े हो, हाँ उनको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पता है ना क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही पूछ लिया 2 मिनट में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रियल में नहीं रहता लेकिन किसी कारण से बाय बन वे ऑफ जाते हैं, बिहेवियर। बाई वे ऑफ बिहेवियर वो क्वासी हो जाते हैं। मतलब इस बिहेवियर जैसे मानो कि आप राह चलते, सबसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, कि आप रास्ते में किसी का पर्स उठा लिए, ठीक है, गिरा हुआ था आपने उठाया, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस बंदे के साथ, ठीक है। लॉ आपको क्या बोलता है कि जिसका पर्स आपने उठाया उस तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका। सर अगर हम उसको नहीं करें तो सर एज ए इंडियन सिटीजन आप रूल तोड़ते हो, लॉ को भी तोड़ते हो और इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताते हैं। छोड़ो सर अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ते हैं, पर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप कैसे फंड मैनेजर बन गए सर, ऐसे नॉर्मल में आप फंड मैनेजर नहीं हो, बट क्योंकि सारा का सारा फैमिली रिलेशंस आपको सारा दिन पूछते रहते हैं, तो आप क्या बन गए सर, राह चलते क्वासी फंड मैनेजर स्टेटस, एंड दैट यू हैव अचीव्ड फॉर योरसेल्फ हैज गॉटन यू ऑल एक्साइटेड। और इसके कारण आप भी बड़ा क्या खाते हो, मतलब एक्साइटेड भी होते हो, बिकॉज आपको काफी आपका इमेज बिल्ड हो गया है ना सोसाइटी में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू मैनेज दिस मनी, अब इतना सारा पैसा आप मैनेज कैसे करोगे, सभी कोई अंकल आंट कजिन सब आपको अप्रोच कर रहा है। गोइंग स्ट्रिक्टली बाय रेगुलेशंस वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि फंड मैनेज करने के लिए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस चाहिए और जो काफी कॉस्टली है। मैं आपको बोला था कि कम से कम 2 करोड़ का मतलब नेट वर्थ होना चाहिए, तब जाके आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। पीएमएस लाइसेंस पाना इतना आसान नहीं होता, हर किसी को से भी पीएमएस लाइसेंस नहीं देता, ठीक है। तो ठीक है, यू कैनॉट मैनेज अदर्स पीपल्स मनी विदाउट सेबीज लाइसेंस, बट अभी हम लोग ना 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, जस्ट इमेजिनरी है ना, मान लेते हैं गिवन दिस अज्यूम दैट यू अप्लाई फॉर ए फंड मैनेजमेंट लाइसेंस एंड इवेंचुअली प्रोक्योर वन फ्रॉम सेबी, आपको सेबी से मिल भी गया, ठीक है, जस्ट मान लिए, ठीक है, क्यों, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नाउ क्योंकि आप एक फंड मैनेजर बन गए,
सेबी का लाइसेंस भी आपको मिल गया। अब आप फंड को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा फंड क्या होता है। नाउ यू आर ऑल सेट टू रेंडर योर फंड मैनेजमेंट सर्विस टू योर फैमिली मेंबर्स एंड होपफुली सून टू मेनी अदर्स, होपफुली आउटसाइड द फैमिली। मतलब अभी सिर्फ फैमिली के अंदर कर रहे थे, अब कुछ दिन बाद आप फैमिली के बाहर के लोगों का भी फंड को मैनेज करना चालू करोगे। योर फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी एंड आर ईगर टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ योर फंड मैनेजमेंट स्किल्स। आपके फैमिली मेंबर्स काफी खुश हैं और वो आपका ये फंड मैनेजमेंट स्किल्स का बेनिफिट भी उठाना चाहते हैं। तो कुछ फैमिली मेंबर्स ने आपके यहाँ पर कुछ पैसा डाला, देखो सर म्यूचुअल फंड बन रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, म्यूचुअल फंड रियल में बन रहा है सर। फैमिली मेंबर में अंकल ने आपको 65,000 दिया, आंट ने आपको 1 लाख दिया, कजिन एक ने, बड़ा कजिन ने 50,000, छोटा कजिन ने 35,000, निफ्यू ने आपको 25,000 दिया, 25,000। टोटल कुल मिला के आपको 2,75,000 रुपीज मिला मैनेज करने के लिए। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, यहाँ तक स्टोरी बड़ा Yes, sir. सिंपल स्टोरी है। मैं आपको बोला था ना कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, एग्जैक्टली छोटा बच्चा भी समझ जाएगा अगर थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट हो तो, ठीक है, कि नहीं मुझे समझना है कि म्यूचुअल फंड टीवी में ऐड बहुत आता है लेकिन ये है क्या, ठीक है। तो 2,75,000 का सम आपको मैनेज करने का मौका मिल गया, ये फंड है, ठीक है। सो यू हैव 5 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड है। In total, across these 5 individuals, you have managed to pool 2,75,000। इसको पूल बोलेंगे, मतलब आपने कितना पूल बनाया, कितना मैनेज किया पूल बनाने में, 2,75,000 का, ठीक है, 5 इंडिविजुअल्स मिला जुला के। तो बिफोर यू गेट स्टार्टेड यू नीड टू सेट अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको फुलफिल करना है। जैसे ऑल इन्वेस्टर्स आर ट्रीटेड फेयरली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जनरेशन। मतलब आपका फंड आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जो भी रिटर्न जनरेट करके आप दोगे ना उनको, जो भी इक्विटी में आप पैसा लगाओ, सबके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सर क्यों? आंट ने मेरे को 1 लाख दिया, हाँ, तो क्यों आंट को स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। अंकल ने मेरे को थोड़ा कम दिया तो अंकल का ट्रीटमेंट उतना नहीं करेंगे, और कजिन और निफ्यू तो बहुत ही कम अमाउंट दिया, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट खराब कर, मतलब उसके साथ उतना ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा खेल बदल जाता है कि जो ज्यादा पैसा दिया उसका ज्यादा वैल्यूएशन, जो कम दिया उसका कम वैल्यूएशन, ऐसा नहीं है। यू आर परमिटेड टू treat these individuals differ in terms of service provided. For example, the aunt has invested the highest amount, so maybe when she visits you can give her coffee and cookies, क्योंकि आंट ने आपको 1 लाख दिया मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो आप आंट को कॉफी और कुकीज ऑफर करते हो, ठीक है। निफ्यू ने आपको सबसे कम पैसा दिया, सो यू कैन डिसाइड नॉट टू ऑफर कॉफी एंड कुकीज, ठीक है। अब निफ्यू को कुछ भी ऑफर नहीं करोगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। देखो आप आंट को कितना खुशी से आप आंट के साथ बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आंट ने आपको काफी पैसा दिया। द अबव टू आर क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ अभी बात थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा आपको कि ये आंट और निफ्यू का, मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है, ये कौन ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन कम पैसा दे रहा है, इससे क्या रिलेशन है फंड का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड the above two are critical points and let us understand bit more time to repeat it. Imagine, थोड़ा सा और थोड़ा सोचो सर, थोड़ा और कहानी सोचो। यू एंड मी, सपोज आप और मैं कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, या फिर आप ऐसे सोचो कि आप आपके किसी दोस्त के साथ गए, ठीक है, यू आर ए रेगुलर एट द रेस्टोरेंट, और आप जो है ना सर, आप रेस्टोरेंट में काफी रेगुलरली जाते हो, तो रेस्टोरेंट वाले आप मतलब रेगुलर जाते हो, दोस्तों को भी लेके जाते हो, तो आपके कारण रेस्टोरेंट वाले का अच्छा चलता है, ठीक है। तो यू आर रेगुलर एट द रेस्टोरेंट, हैव बीन रेस्टोरेंट मल्टीपल टाइम्स एंड हैव जनरेटेड इनफ बिजनेस फॉर द रेस्टोरेंट। तो आपको रेस्टोरेंट में स्पेशल खातिरदारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, Yes, sir. बोलो ना, एकदम मिलेगा। लेकिन मैंने आपके साथ गया, मैं फर्स्ट टाइम गया, बट मुझे इतना खास कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब खातिरदारी नहीं होगा। बट दोनों ने, मानो कि हम दोनों ने बिरयानी ऑर्डर किया, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बिरयानी दोनों के लिए क्या रहेगा? अलग होगा क्या? तुम्हारा बिरयानी थोड़ा अच्छा, मेरा बिरयानी खराब होगा क्या? No, sir. नो, एकदम नहीं। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी में बिरयानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, we both get served will remain the same. However, since you are regular, the owner himself may decide to serve you with a fine silver
स्पून वगैरह दे के सिल्वर का थाली में आपको परोस रहा है, एंड द ओनर में इवन स्पेंड फ्यू मिनट्स चैटिंग अबाउट योर वेलबींग, है ना। ऑन द अदर एंड आई डू डिजर्व द रेगुलर नॉर्मल प्लेट में मेरे को खाना मिला है लाइक ए रेगुलर कस्टमर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है, आप रेगुलरली बिजनेस दे सकते हो उनको, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा बातचीत में हेल्प मिल सकता है, बट बिरयानी की क्वालिटी में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक रिटर्न जनरेट करने में आप किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही किसी ने ज्यादा दिया हो, किसी ने कम दिया हो, पॉइंट टू बी नोटेड। इसीलिए however we both get to eat the same dish, no difference there. So you as a fund manager can differentiate between customers and how much they have invested, but should certainly not differentiate and generate two different returns, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनीज को। फॉर टू डिफरेंट कस्टमर्स बेस्ड ऑन हाउ मच मनी दे हैव इन्वेस्टेड, दे ऑल शुड एक्सपीरियंस द सेम रिटर्न्स। एक्सपीरियंस उनमें सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेटली जिसने जितना इन्वेस्ट किया उनको उतना ही मिलेगा। बट वेट सर, बहुत सारा बात करना है। In fact, the mutual fund world, this gets further streamlined in terms of investment objective, mandates and other things, और भी काफी सारा पॉइंट्स है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बट एनीवे, नाउ दैट एक्सपेक्टेशन आर इन अ प्लेस, इट नाउ बॉइल्स डाउन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड हाउ दिस मनी गेट्स मैनेज्ड। सबसे बड़ा सवाल, ये म्यूचुअल फंड मैनेज होता कैसे है, ठीक है। एज ए फंड मैनेजर इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, किसको कितना मिलेगा, कौन कितना दिया है, कैसे करना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, फंड लॉजिस्टिक्स। क्या बोलेंगे सर इसको, फंड लॉजिस्टिक्स। वेट एंड व्हाट्स अ फंड लॉजिस्टिक्स, समझ में आएगा। To manage this money, you now ask your family members to transfer all the money into one single account. अब इस फंड को मैनेज करने के लिए आप फैमिली मेंबर्स को क्या बोलोगे, सारा का सारा फंड जो 2,75,000 2,75,000 आप पूल कर रहे थे, the idea is to pool all the money in same account and use that make investment in the market. अब ये सारा पैसा 2,75,000 जो भी आपको मिला था एक अकाउंट में आएगा और उसको आप मार्केट में जमा करोगे, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। Since it's all pooled into one account, that account holding the funds belong to all. इस अकाउंट में जो भी फंड है ये सभी के लिए है। थिंक ऑफ दिस एज ए रैशनल, मतलब लॉजिकली सोचो, व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आखिर म्यूचुअल फंड क्यों हो गया। आपने फंड तो लिया था सभी से, म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही करता है सर। म्यूचुअल फंड कंपनीज इज जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही करता है, सभी से फंड लेते हैं और फिर उसको एक अकाउंट में डालते हैं और फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उस फंड में सबका सेम अधिकार है, जिन लोगों ने भी उसमें इन्वेस्ट किया अपने अपने हिस्से का, ठीक है। एंड दैट इज वाई, जो सुमित ने पहले बोला था कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्टमेंट होते हैं, दैट इज वाई म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें सभी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसमें अंकल का भी पार्ट है, आंट का भी पार्ट है, कजिन का भी पार्ट है, निफ्यू का भी पार्ट है, ठीक है। सभी ने मिलजुल के फंड को दिया और एज ए फंड मैनेजर आप उसको एक अकाउंट बना के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड क्योंकि ये सबका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू से है, दैट इज वाई फंड इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। समझ में आया सर, इजी है ना कॉन्सेप्ट। हेलो बोलो सर, में आया कि नहीं है ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। चौथा नंदिनी, किसी का भी मुझे साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ शिवम का ही आवाज मिला। अनिमेश, सुमित, क्लियर है कि नहीं है म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड क्यों बोलते हैं? हाँ दादा। ओके हाँ सर। ठीक है सर, यही रीजन है सर, क्योंकि इसमें सबका मिली जुली एक सहमति होता है कि ठीक है, मतलब लोग तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लोगों को सिर्फ स्कीम दिखता है, बट म्यूचुअल फंड चलता कैसे है उनके बारे में लोगों को नॉलेज लेने का इच्छा भी नहीं है ना। तो ठीक है, आप लोग ले लो ना। फंड लॉजिस्टिक्स, एज ए फंड मैनेजर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that those funds are invested in the stock market, ठीक है, एंड इट ग्रोज एट ए हेल्दी रेट। आप इस तरह से इन्वेस्ट करोगे आप ताकि एक हेल्दी रिटर्न आपको मिले, है ना। वो फंड जो है वो हेल्दी रेट में ग्रो करे। ग्रो करना मतलब क्या, रिटर्न जनरेट करना। द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज योर प्रेरोगेटिव, मतलब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे ये आपका है, एंड यू गेट टू पिक द स्टॉक्स, चूज फॉर हाउ लॉन्ग टू होल्ड देम एंड डिसाइड व्हेन टू सेल देम।
ये आपके ऊपर है, बिकॉज आप कौन हो, आप फंड मैनेजर हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है वो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, इस पे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपका अंकल हो, आंट हो, कजिन हो, निफ्यू हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, कि भाई उठा लो भाई, नहीं, नॉट नेसेसरी, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर इतना नॉलेज है, अगर कोई आके आपको बोलता है कि भाई ये कर ले वो कर ले, अगर इतना नॉलेज है तो आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते ना, म्यूचुअल फंड में लगाने का क्या मतलब है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। So while you do this, you need to ensure that every investor of yours is given the same treatment in terms of wealth creation. Wealth creation में सबको इक्वलिटी करना चाहिए, तभी ये म्यूचुअल फंड कहलाएगा। रिमेंबर, यू आर पुलिंग ऑल इंडिविजुअल मनीज। आप क्या कर रहे हो, सभी का इंडिविजुअल मनी को पूल कर रहे हो। यू आर पुलिंग ऑल इंडिविजुअल मनीज एंड इन्वेस्टिंग इट एज अ ऑल्सो नोन एज ए फंड, इन्वेस्टिंग एज ए फंड। सबका इंडिविजुअल पैसा उठा रहे हो आप, बट उसको इन्वेस्ट कर रहे हो फंड के नाम पे, ठीक है। मनी उठा रहे हो इंडिविजुअली, पुलिंग ऑफ मनी जो है वो इंडिविजुअल पैसा है, बट उसको जमा कर रहे हो फंड के तौर पे, ठीक है। सो द रिटर्न एक्सपीरियंस बाय द इन्वेस्टर शुड बी यूनिफॉर्म। इसीलिए जो भी रिटर्न होगा सबके लिए बराबर का होगा। सर कैसे, आंट ने ज्यादा दिया था अंकल से तो आंट को ज्यादा होना चाहिए। सर प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रिटर्न वाइज कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसी को 5% तो किसी को 10%, क्योंकि उसने ज्यादा दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। सो गिवन दिस, हाउ डू वी इंश्योर वी हैव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। कैसे इसका हिसाब होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न करा दिया जाए अक्रॉस द क्लाइंट्स, सभी क्लाइंट को सिमिलर रिटर्न, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे करते होंगे। हाँ सर, कितना सारा म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एक जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कोटक एएमसी, ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, मेरे दिमाग में आ गया कोटक थोड़ा, इसीलिए अभी थोड़ा नोट्स के अंदर देख रहे थे इसलिए। ये देखो कोटक एएमसी, उनका फंड देखो, ठीक है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, फंड ऑफ फंड्स, लिक्विड, इंडेक्स, ईटीएफ, एफएमपी, दिखाई दे रहा है। एसआईपी तो है ही सर, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो कुछ कहता क्यों नहीं, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जस्ट मैंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक कोटक म्यूचुअल फंड का वेबसाइट ओपन किया और आपको मैं दिखाया कि कितना सारा फंड बना के ये लोग काम करते हैं। हाँ सर, ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या फंड है, कितना तरह का फंड है, किस फंड का क्या मतलब है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रे बुझते 25 की 25 ना बॉल। है सर। तो अभी इस फंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको कुछ और बातें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बेसिकली क्लाइंट के बीच में आपको बोल रहा था कि कैसे करूं सर, जो भी फंड हमें मिला है रिटर्न कैसे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके लिए ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, हाँ, डीएसपी ब्लैक रॉक, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ग्रुप है सर, ठीक है। मतलब आपको मैं डिटेल्स भी बताऊंगा कि कितना सारा ग्रुप है, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग किस तरह से अपने आप को एक म्यूचुअल फंड कंपनी बना लिया, कैसे बना लिया, ठीक है, क्या नॉलेज होता है इनके अंदर, सब बताऊंगा आपको। सो गिवन दिस, do we ensure we have an equitable distribution? To do this, we can start by issuing shares against the investment made by each investor. मतलब शेयर देंगे क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को शेयर बांटते हैं। हाँ सर, इट्स लाइक अ शेयर। मैं आपको बताता हूँ कि शेयर क्या होता है, थोड़ा सिंपल तरीके से समझो, फिर आगे जाके एडवांस तरीका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। शेयर इशू क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये शेयर मतलब स्टॉक मार्केट शेयर के जैसा है क्या, ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है, बट समझो कि क्या करते हैं। We can start by issuing share against the investment made by each investors. जो भी इन्वेस्टर्स, मतलब आप अपने आप को अपने फैमिली के अंदर ही सोचो कि जो भी आपकी फैमिली से आपके पास भरोसा करके फंड दिया है, आप उनको शेयर इशू करोगे, ठीक है। वी कैन स्टार्ट बाय असाइनिंग ए नोशनल वैल्यू, इट्स लाइक फेस वैल्यू। नोशनल का मतलब होता है लाइक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि नोशन मतलब इट्स लाइक नोशन क्या होता है, मतलब ऐसे लग रहा है, ठीक है, इट्स लाइक ए फेस वैल्यू, एक मिनिमम कुछ भी नोशनल बजटेड टाइप, ठीक है।
बजटेड वैल्यू, ठीक है, नोशनल वैल्यू, बजटेड वैल्यू ऐसे माना जाता है, ठीक है, फेस वैल्यू। तो ऐसा ही नहीं है, नोशनल वैल्यू टू ईच ऑफ दिस शेयर्स, तो हर एक शेयर्स का एक नोशनल वैल्यू क्रिएट करेंगे। सर कैसे क्रिएट कर लेंगे? जैसे आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट भी पढ़ाई किया है या फिर आगे पढ़ेगा स्टॉक मार्केट, या फाइनेंस पढ़ते हो, या फिर बचपन से अकाउंट्स करते आ रहे हो, आप लोगों को एक चीज दिखाई दिया होगा कि अकाउंट्स में भी आप लोग अगर बचपन में, जो लोग अकाउंट्स का बैकग्राउंड से हो, ठीक है, बट अगर डोंट वरी, अगर बैकग्राउंड से नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता ना। रियल लाइफ में भी अगर आप किसी भी कंपनी का देखोगे मार्केट में, उसका एक फेस वैल्यू दिखाते हैं। जैसे एक रिलायंस को ही ले लो या आईटीसी को ले लो, हाँ सर, रिलायंस को ले लो, आईटीसी को ले लो, बहुत सारा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रिलायंस फेस वैल्यू, रिलायंस फेस वैल्यू। सर ऐसे तो शेयर इसका 2500 के आसपास का शेयर है, हाँ सर, 2500 के आसपास का शेयर है, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि इसका फेस वैल्यू कितना है, मोस्ट प्रोबेबली 10 रुपीज। अब बात मेरा समझ पा रहे कि नहीं? ये देखिए, ये है रिलायंस का मार्केट प्राइस, ठीक है। इवन कई बार कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तब भी अगर वो अच्छा कंपनी है तो फेस वैल्यू पे तो उसका शेयर मार्केट में बिकता नहीं है, प्रीमियम में ही बिकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम में आ रहा है, तो एक नोशनल वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है कि भी मान लेते हैं कि आपका शेयर का दाम 10 टका है, या फिर 1 रुपी भी हो सकता है, या फिर ये सब डिविडेंड के टाइम पे बड़ा हेल्प करता है। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना तो फेस वैल्यू पे करता है, मार्केट प्राइस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है। ये सब बातें स्टॉक मार्केट क्लास में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में करूंगा आपसे। मुनाफे तो है। हाँ, बोनस इशू करने के टाइम पे, यस सर, ठीक है। ये सब टाइम पे ना ये फेस वैल्यू का बड़ा डिस्कशंस होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अभी मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जाना नहीं चाहता, आपको बस आइडिया के लिए बताया कि शेयर का दाम कुछ भी हो जाए, उसका एक फेस वैल्यू या नोशनल वैल्यू रखना पड़ता है। इट्स लाइक दैट, आप भी अपने क्लाइंट का एक नोशनल वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है। द नोशनल वैल्यू और द इनिशियल वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, एंड यू कैन असाइन 5, 10, 50 और इवन 100 एज द स्टार्टिंग वैल्यू, कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट उस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम चल रहा है। जैसे डिफरेंट कंपनी डिफरेंट फेस वैल्यू ऑफ शेयर रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो पॉपुलर है लाइक 5, 10, 50, 100, ये म्यूचुअल फंड के केस में देखा जाता है। इट डज नॉट मैटर, द मोस्ट पॉपुलर नोशनल वैल्यू इज 10, सबसे पॉपुलर 10 है, सो वी विल स्टिक टू दैट। हम लोग 10 टका मान के ही चलेंगे, ठीक है, कि जो कुछ भी शेयर्स उन लोगों ने दिया है उसके बेसिस में जो शेयर हम उन पे इशू कर रहे हैं, जो भी फंड उन्होंने दिया, फंड के बेसिस में शेयर इशू करेंगे और शेयर का नोशनल वैल्यू मान लेंगे 10 टका करके, ठीक है, 10 रुपीज। नाउ नोशनल वैल्यू शेयर्स टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन? फैमिली भूलना नहीं सर, ठीक है, अंकल है, आंट है, दो निफ्यू है, सॉरी एक निफ्यू है, दो कजिन है, ठीक है, दो कजिन, एक निफ्यू, अंकल, आंट, 2,75,000 हमें मिला है। तो notional value shares for all our investors and estimate the number of shares each investors hold. For example, अगर मैं अंकल का बात करूं, अंकल ने कितना इन्वेस्ट किया सर? 65,000। तो 65,000 फंड टोटल उसने अंकल ने इन्वेस्ट किया, और अगर एक एक शेयर का वैल्यू 10 टका करके है तो अंकल के नाम पे कितना शेयर असाइन करेंगे सर? 6,500। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म करता है, सिंपल फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है, इस तरह से मैनेज होते हैं। तो 65,000 शेयर फंड है अंकल का, 10 टका अगर नोशनल वैल्यू है तो अंकल को असाइन कर देंगे 6,500 शेयर, ठीक है। जो टोटल फंड है उसका शेयर है 6,500 शेयर का, ठीक है। इसी तरह से आंट का भी कर लेते हैं, ठीक है। आंटी ने कितना किया था सर? आंट ने 1 लाख दिया था, है ना। तो 1 लाख अगर आंट ने दिया है तो 1 लाख का डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो जाएगा सर? 10,000। 10,000। तो 10,000 शेयर आंट को दे देंगे। कजिन ने 50,000 दिया था तो 50,000 बाई 10 5,000 दे देंगे। कजिन 2 को 35,000 डिवाइडेड बाई 10 करके 3,500 दे देंगे। नेफ्यू को 25,000 बाई 10 करके 2,500 दे देंगे। टोटल अमाउंट 2,75,000 है, और इन सभी को अगर आप करोगे, इसका 10% करने से भी हो जाएगा 27,500 हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। इसको टोटल करके भी मिल जाएगा आपको। तो आपने क्या कर दिया? 27,500 शेयर्स अपने क्लाइंट्स लोगों को असाइन कर दिए शेयर के हिसाब से। यहां तक बात क्लियर है? तो आगे बात करूंगा सर। आपको समझ में पूरा आएगा कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी किस तरह से अपने फंड को मैनेज करता है क्लाइंट के बेसिस में, मतलब क्लाइंट के बिहाफ से। बोलो सर।
प्लीज बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो सर Yes. जल्दी बोलो, यस ना, ओके। अगर यहाँ हाँ तक सर क्लियर, ठीक है चलिए। ओके, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो आगे का बात रास्ता भी बड़ा साफ दिखाई देगा। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 5 इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये जो 5 इन्वेस्टर था, ठीक है, पांचों इन्वेस्टर्स के बीच में 27,500 शेयर्स इशू कर दिया, which when multiplied by notional value that is 10 gives us the total corpus value, ठीक है, 2,75,000 टोटल कॉर्पस मतलब कैपिटल होता है। ऑल राइट, नाउ दैट फंड इज फॉर्म्ड एंड शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्लाइंट्स। अब ये जो फंड है ये फॉर्म हो गया और जो शेयर्स है वो क्लाइंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। द फंड मैनेजर गेट्स द वर्क ऑन थिंग्स ही इज द बेस्ट एट। द फंड मैनेजर जो है सर मतलब आप, ठीक है, आप अपने काम पे लग गए। क्या काम पे लग गए सर? स्टॉक पिक करना है सर मार्केट से। अच्छा एक बात कर दो सर, हम लोग यहाँ पर इक्विटी फंड पे ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे कंपनीज ने, चाहे कोटक म्यूचुअल फंड हो, एसबीआई हो, मोतीलाल ओसवाल हो, डीएसपी हो, ठीक है, एक्सिस हो, ठीक है, निप्पॉन हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इक्विटी, डेट, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, फंड ऑफ फंड, लिक्विड, इंडेक्स, बहुत सारे हैं, बट सबसे बेहतरीन जो है वो इक्विटी है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और सबसे रिस्क भी यही होता है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, कस्टमर्स को थोड़ा सा अट्रैक्शन देने के लिए और भी सारा, जैसे डेब्ट फंड मतलब उसमें डिवेंचर बॉन्ड वगैरह आ जाता है, टैक्स सेवर्स में टैक्स सेविंग्स हो जाता है, गवर्नमेंट के घर में कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ता, हाइब्रिड में थोड़ा मिक्सड अप कर देते हैं, फंड ऑफ फंड्स क्या होता है आगे आई विल डिस्कस इन लेटेस्ट स्टेज, लिक्विड फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग अभी करेंटली जो फोकस है ना वो इक्विटी फंड्स में है, ठीक है, हम लोगों का फोकस अभी इक्विटी फंड्स में है। मतलब हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो फंड है, जो भी पैसा है इस इनके पास, ये सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में ही डालेगा, ठीक है। ये जो फंड मैनेजर है ना, मतलब आप लोग, आप में से ही कोई अपनी फैमिली के अंदर काफी बड़ा तीर मार दिए हैं और आप अपने आप को एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की तरह ही बना लिए, ठीक है। और हम लोग मान भी लिए कि आपको सेबी ने लाइसेंस भी दे दिया फंड मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर बात को, कि ये जो 2,75,000 जो टोटल अमाउंट आपका कैपिटल है ना, द फंड इज फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड आपने स्टॉक पिक करना भी चालू कर दिया और स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी चालू कर दिया। एज ए फंड मैनेजर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट द फंड्स दैट इज रुपीज 2,75,000 जो आपके पास है अक्रॉस 10 स्टॉक्स। आपने सोचा कि 10 ऐसा स्टॉक को मार्केट से उठाते हैं जहां पर इन्वेस्ट करेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू चूज टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट अक्रॉस ऑल द 10 स्टॉक्स। आपने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं 10 स्टॉक में ये सारा का सारा अमाउंट को सेम अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा, मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं। 10 स्टॉक का मतलब क्या सर? कोई भी 10 शेयर्स जो मार्केट में आपको ठीक लगता है, कोई भी 10 शेयर्स, उसका नाम, यहाँ पर तो मैंने किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया गया है सर, बट आप ऐसे मान के चलते हो स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप निफ्टी 50 स्टॉक को ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कोई भी पॉपुलर कंपनीज उठा लो, रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, डीमार्ट में इन्वेस्ट कर दो, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, आप एमआरएफ में इन्वेस्ट कर दो, आप पेटीएम में इन्वेस्ट कर दो। सर गुस्सा कोई हो गया पेटीएम सोच के, पेटीएम बहुत हालत खराब हालत में है, डोंट वरी सर, ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई नाइका में इन्वेस्ट कर दो। हाँ बोलो सर। পেটিএম এ এই যে বাউন্স ব্যাকটা হয়েছে তার আগে যে লোয়ার সার্কিটটা মেরেছিল ওই প্রাইসে নেওয়াটা ঠিক ছিল। তোমাকে हाँ তো তোমাকে তো বলেছিলাম পেটিএম আইপিও আসার পরে মার্চের দিকে নেবো। जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है 2 साल 4 साल 5 साल का, उनके लिए अगर वो ज्यादा दाम पे भी खरीदा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो अच्छा जाएगा। और अभी जिस तरह का वो नीचे गया है ना पेटीएम, इस दाम पे भी खरीद सकता है, ठीक है। নাইকা এখনো ওভার ভ্যালুড আছে। हाँ नाइका ओवर वैल्यूड है ऑब्वियसली, ठीक है। या फिर थोड़ा स्मॉल केस भी नाम बता दे, तो स्मॉल केस बता दे, स्मॉल कैपिटल कंपनीज का। স্মল ক্যাপিটাল ওই তো हाँ ট্রাইডেন্টটা ভালো ফেয়ার আছে কিন্তু পরের দিনকে মানডেতে আপার সার্কিট মারবে ओके, বোনাফিসে করেছে ट्राइडेंट, ओके ठीक है। ট্রাইডেন্ট इन्फो एज ले তারপর लेते हैं। ইনফো এজ এটা তো মানে যখনই মানে লোয়ার সার্কিট মারবে তখনই নেওয়া ভালো ओके, কিন্তু মার্কা কোম্পানি एसबीआई এই ले लेते हैं।
ठीक है, HDFC ले लेते हैं, ITC ले लेते हैं लॉन्ग टर्म व्यू में, ठीक है। म्यूचुअल फंड थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म सोच में नहीं करना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब जब आपका फंड आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो ना, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपका हमेशा ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप ऐसे फंड चूज करो जो आपको थोड़ा समय लेके रिटर्न देगा। चाहे कम से कम 2 साल टाइम ले लो, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, एक टाइम गैप करके ले लो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, मतलब वैल्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब तभी जाके ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इतना कमा लेते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसे ही स्टॉक चूज कर पाते हैं कि जो स्टॉक में उनको जेन्युइन रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा, इट्स लाइक सेम टू सेम वॉरेन बफेट का ही स्टाइल यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, एसेट मैनेजर जैसे। इसीलिए तो मोतीलाल ओसवाल इतना बड़ा फेमस इक्विटी इन्वेस्टर्स है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बना दिया, म्यूचुअल फंड ही तो बना दिया। हाँ रे, बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? सर मोतीलाल ओसवाल जो है रामदेव अग्रवाल, हम्म, वो तो पूरा आपका वॉरेन बफेट का पूरा पूरा फॉलो करता है पूरा। हाँ पूरा एकदम, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल AMC जो भी है, ठीक है, ये भी हाँ तो सेम। उसका तो ओनर है आपको रामदेव अग्रवाल। हाँ रामदेव अग्रवाल, यस सही बोला आपने, ठीक है। तो आप मोतीलाल हाँ ओसवाल को देखो। उनका भी कॉन्सेप्ट ठीक है, तो बोलो। उनका भी कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सही है ना। बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, বুঝতে পারছি না তোর কথা। হ্যালো, हाँ बोल। তবে আমার ভালো লাগে একটাই পার্সোনালিটি, ওটা হচ্ছে পারাগ পারিক। पराग पारिक, লোক हाँ दैट इज आल्सो লোকটা ভ্যালু লোকটা নিজেও ভ্যালু ইনভেস্টমেন্ট করতো। আর ওর যে তিনটে ফান্ড আছে, এখন একটা বেড়েছে, যেই তিনটে ফান্ড আছে ওই তিনটে মানে যারা ফান্ড ম্যানেজার আছে তারা ভ্যালু স্টকে ইনভেস্ট করে। अब एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है सर। मतलब अगर आपको, बहुत लोग ना वैसे बोलते हैं नहीं नहीं मुझे म्यूचुअल फंड नहीं समझना है, मुझे इक्विटी समझना है, नहीं नहीं मुझे इक्विटी नहीं समझना है, मुझे म्यूचुअल फंड समझना है। एक्चुअली लोगों को मैं ये नहीं समझा पाता हूँ कि भाई ये म्यूचुअल फंड का जो रास्ता है ना, ये कैपिटल मार्केट और इक्विटी मार्केट होके ही निकलते हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। बिकॉज स्टॉक मार्केट जितना अंदर से समझोगे, आगे जाके आप म्यूचुअल फंड को भी उतने ही बेहतरीन वे में समझ सकते हो, ठीक है। फॉर पर्सनल फाइनेंस हो या जो भी हो, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हो ना कि क्यों मैंने मोतीलाल ओसवाल का नाम लिया, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने बनाया, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल खुद, उनका दोस्त रामदेव अग्रवाल, ठीक है। तो दे आर बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब बाद में इन्होंने फंड बना के काफी पॉपुलैरिटी ले लिया, और मतलब दे आर रियली पॉपुलर। पराग पारिक इज ऑल्सो, ठीक है। ऐसे और भी काफी सारा ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखते हैं सोसाइटी में। नाउ पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं। ये लोग आप भी बन जाओगे सर। लोगों को फॉलो करना नहीं है, लोगों से सीखना है और अपना रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। लोगों को फॉलो करके कहाँ तक पहुंच पाओगे आई डोंट नो, बट अगर आप बन पाओगे तो अपने स्टाइल से ही अपने आप को सर, बना पाओगे। हाँ बोलो सर। सर एक चीज पूछना था आपसे। वो जो बोल रहे जो नीट और था आपको चाहिए 2 करोड़, 2 शेयर जो चाहिए होगा उसको, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या उसका जो उसका एसेट क्या क्या देखा जाएगा उसमें आपको? उसका लैंड वगैरह इक्विटी शेयर वगैरह पूरा ऐड किया जाएगा उसमें? नेट का टोटल कैलकुलेशन कर्पस दिखा जाएगा उसमें? से भी एग्जैक्टली नेटवर्क का नॉर्मल मतलब होता है आपके पास उतना वैल्यूएशन का एसेट होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मान होता के है। चलिए लैंड मेरे पास 1 करोड़ का हो गया, ठीक है। मान के चलिए लैंड मेरे पास 1 करोड़ का हो गया और इक्विटी शेयर जितना इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का। मान के चलिए उसको शेयर डाउन होके हो गया 80 लाख का, तो मेरे पास है 1,80,000, 1 करोड़ 80 लाख, तो मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा नहीं तो मान के मिलेगा। चलिए मेरे पास 1 करोड़ जब का जब लैंड जब हो गया, दो ठीक करोड़ है। 2 करोड़ पक्का पक्का होना चाहिए। अब হ্যালো, यार में मान के चलिए सेबी का और भी कुछ क्राइटेरिया होता है। हाँ बोल। मेरे पास मान के चलिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका हाँ वैल्यू मान के चलिए आज के दिन 2 करोड़ हो गया, ठीक है। तो 2 करोड़ तो ऐसे ही हो गया, तो हमको तो लाइसेंस मिल जाएगा ना सेबी से? अरे 2 करोड़ होने से ही, वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। अब उसके साथ बाकी एलिजिबिलिटी भी देखेगा, मैं शेयर करूंगा तुम लोगों से, ठीक है। तुम लोग उसको गो थ्रू करना कि ये म्यूचुअल ये फंड मैनेजर बनने का ओवरऑल क्राइटेरिया। मतलब 2 करोड़ तो बहुत लोगों के पास हो जाएगा, फिर सिर्फ पैसा तो दिखाने से बहुत ही लोग नहीं क्या होता। महाराष्ट्र में, मुंबई में तो हजारों आदमी, क्या लाखों आदमी के पास है।
हाँ, बड़ा 2 बड़ा करोड़ सिटी तो में। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास सबको ले होता लेगा, है। सबको थोड़ी मिलेगा। थोड़ी ना मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, कोलकाता में कुछ कम करोड़पति है क्या? बहुत सारे करोड़पति है। ठीक है, क्या तो करोड़पति क्या है यहाँ पे? तो कलकत्ता में तो अरबपति भी है, बिलियनियर्स भी है तो बहुत। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब इंडिया का जो बिलियनियर सिटीज में से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इसमें तो बहुत भर भर के मिल जाएगा आपको। बट पॉइंट इज दैट सेबी का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, वो बहुत सारा क्राइटेरिया को चेक करके ही ये सब करता है। ऐसे ही সব हर থেকে किसी ফার্স্ট को। हाँ, বল বল বল। সব থেকে ফার্স্ট হচ্ছে মার্কেটে 2 কোটি টাকা থাকলে হবে না, তার লিকুইডিটিও থাকতে হবে। মানে যখন মার্কেট ফল করবে সেই টাইমে যাতে ক্লায়েন্টদেরকে মানে অ্যাভারেজ মানে যতটা অ্যামাউন্ট ওরা উইথড্রল করবে ততটা অ্যামাউন্ট যাতে দেওয়ার ক্যাপাসিটি থাকে আমার। बेसिकली যেটাকে বলে इन कॉमन सेंस में इसको ऐसे बोलते हैं सर, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब सिचुएशन, जैसे कि जो सुमित ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि अगर डाउन ट्रेंड सिचुएशंस में मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं भरपाई कर पाऊँ उसको। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, आप लोग अभी এই फंड জন্য मैनेजर। দাদা हाँ এই জন্য हाँ बोल। দাদা কোম্পানিতে একটা ফান্ড রাখে না, রিপাবলিক সারপ্লাস। यस, सरप्लस। ठीक है, यस, यू आल्सो नीड अ सरप्लस फंड। ठीक है, वो क्राइटेरिया मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, तो फंड मैनेजर बनना है, तो उसका पूरा डिटेल्स क्राइटेरिया सेबी के थोड़ा सा ऐसे शेयर कीजिएगा ना, शेयर कीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, मैं शेयर कर लूंगा सर, शेयर कर लूंगा। आप लोग प्लीज देखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझो एकदम, पहले नॉलेज गैदर करते जाओ, फिर सर जिंदगी पड़ा हुआ है आपका, आप आराम से जो बनना चाहते हो बन जाओ सर, कोई नहीं रोकेगा आपको। देखो सर, देखो। ऑल राइट, तो नाउ द फंड इज फॉर्म्ड। अच्छा, जो बात कर रहा था मैं आप लोगों से, एज ए फंड मैनेजर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट द फंड्स दैट इज 2,75,000 अक्रॉस 10 स्टॉक्स। अच्छा, ये 10 स्टॉक्स आप अपनी मर्जी से चूज कर लिए, ठीक है। तो अपने मर्जी से आप चूज करो। तो अब यहाँ पर थोड़ा खेल है, ध्यान से देखो सर। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो 2,75,000 है, ये 2,75,000 को इन्वेस्ट तो करेंगे, बट ईच स्टॉक में सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हर स्टॉक में 27,500। मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं रियल लाइफ में ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम हर स्टॉक में सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा एकदम नहीं सर। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन समझने में थोड़ा आसानी हो, मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि मानो कि हम सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके हिसाब से कोई भी स्टॉक, जैसे स्टॉक वन से फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी जिसका शेयर का दाम 88 करके चल रहा है डे वन। हाँ सर, दिस इज अ डे वन, ठीक है, क्योंकि ये हर दिन मार्केट चलता है, ठीक है। एवरी डे आपका एसेट का वैल्यू भी चेंज होता है। मैं आपको वही समझने के लिए जा रहा हूँ, एनएवी, ठीक है। ये जो जर्नी चल रहा है ना, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू का जर्नी चल रहा है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको बस इतना कहूंगा कि आप ये समझने जा रहे हो कि कोई एनएवी का डेफिनेशन में चाहता था ना, तो आपको सिंपल बता देता कि जस्ट एनएवी का डेफिनेशन देख लो, ठीक है, दिस इज एनएवी। बट मुझे आपको फॉर्मूला या डेफिनेशन रटाना नहीं है, मैं तो आपको पूरा मार्केट को समझाना चाहता हूं, तभी मैं आपको ये सब एग्जाम्पल के थ्रू से जाने के लिए बोलूंगा, ठीक है, जैसे कि एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हो। तो से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक वन जिसका दाम है डे वन में 88, तो जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, दैट इज योर डे वन एज ए फंड मैनेजर, उस दिन आप अगर रिलायंस में मानो 88 करके चल रहा है, 27,500 इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो कितना करने से होगा, तो दाम आ रहा है 313। आप करके देख सकते हो, 313 इंटू 88 करके देखना, 27,500 आ जाएगा, या फिर 27,500 डिवाइडेड बाई 88 करके देखना, 313 शेयर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से किसी स्टॉक में 976 करके चल रहा है, तो उसमें 28 नंबर ऑफ शेयर्स, किसी में 234 करके चल रहा है, 118 शेयर ले लिया, क्योंकि किसी भी करके मुझे 27,500 अप्रोक्सीमेटली मैच कराना है। आपको ये बात समझ में आ रहा है ना सर? ये कैलकुलेशन टेक्निक समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है क्या? ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है? मतलब सर 27,500 2,75,000 मेरे पास है एज ए फंड मैनेजर, मुझे इसको मार्केट में डालना है, और मैंने ऐसे सोचा कि एज ए फंड मैनेजर एक काम करते हैं, 10 स्टॉक में इस पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 10 इक्विटी में, ठीक है, 10 काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर में इसको इन्वेस्ट करूंगा, और सभी में इक्वली बांट देता हूं। जरूरी नहीं रियल लाइफ में आप इक्वली बांटो, हो सकता है आप किसी में 50,000 डाल दिए, किसी में
30,000 डाल दिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि 27,500 करके हर एक स्टॉक में डालेंगे, तो मार्केट में जो भी शेयर चल रहा है, जिस दिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका प्राइस और उसके हिसाब से मुझे हर एक स्टॉक में कितना करके इन्वेस्ट करना, मतलब कितना करके शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये रिलायंस है तो 88 करके अगर चल रहा है तो 313 शेयर मुझे मिल जाएगा। अगर ये इन्फोसिस है 976 करके चल रहा है तो 28 करके मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऑब्वियसली रिलायंस कहाँ पर 2300 में चल रहा है, मैं अभी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रहा हूँ कि कोई ऐसा स्टॉक जो 88 का चल रहा हो, कोई ऐसा स्टॉक जिसका 90 से 976 चल रहा हो, कोई ऐसा स्टॉक जिसका जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो 176 चल रहा हो, या फिर 567 करके चल रहा हो, या 347 या 91 या 1080 जैसा है, ठीक है। लेकिन कुछ भी कर लो, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ईच स्टॉक में 27,500 ये आपने स्ट्रिक्ट बना लिया, ठीक है, ये आपने फिक्स कर लिया पहले से कि मैं हर एक स्टॉक में सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। प्लीज टेल मी सर, ये कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया? इफ एनी डाउट पूछ लो Yes. सर। No sir, no. Yes, sir. Okay, sir. As you can see, the money invested across 10 different stocks, ठीक है, each different shares price, but the same investment goes to every stock 27,500। अब इस स्टेज में क्या करना है? Two things are in place. The shares are issued to all investors and number of shares is proportional to the individual investment made, ठीक है, proportionately जिसका जितना है। The funds are invested in the markets across 10 different stocks। जो टोटल फंड मिला था वो 10 अलग अलग स्टॉक में बांट दिया गया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया गया, बांटा नहीं गया, इन्वेस्ट कर दिया गया। नाउ once the funds are entirely invested in the market and the value of overall fund depends on how the shares perform daily। इसीलिए डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, जिसके लिए टेक्निकल एनालिसिस जानना पड़ता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट को दिल से समझना चाहते हैं, डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस को समझना चाहते हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज प्रॉपरली होने से मार्केट का डेली फ्लक्चुएशन समझने में हेल्प करता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, मार्केट में, वो म्यूचुअल फंड पे ही भरोसा करेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं होता है। बट अगर आपके पास समय हो, नॉलेज दे सकते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट, टेक्निकल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब सीखा कीजिए, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अ फ्यू स्टॉक्स कैन गो अप, कुछ स्टॉक्स अप होता है, फ्यू कैन कम डाउन, कुछ स्टॉक डाउन जाता है। इवन अगर आप डेली निफ्टी 50 भी देखोगे ना, जो एनएससी के बना हुआ टॉप 50 स्टॉक है, एनएससी का टॉप हाई मार्केट कैपिटल वाला 50 स्टॉक, या अगर आप बीएससी में सेंसेक्स देखोगे, वहां पर भी आप देखना सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं, उन पे भी डेली कुछ स्टॉक्स अप होते हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक्स डाउन जाते हैं। ऐसे जाता है कि नहीं जाता? देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? अरे ऑब्वियसली देखे होंगे, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। एनएससी निफ्टी 50 लिखने से ही हो जाता। जस्ट लुक हियर, निफ्टी 50 का ये तो अभी इंडेक्स है, बट मुझे आपको इंडेक्स नहीं दिखाना है अभी, मैं बस आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में साइट में लेके आया, और आप यहाँ पर निफ्टी 50 स्टॉक्स को देख सकते हो। और यहाँ पर करेंटली, क्या मुझे जूम करना पड़ेगा या फिर आप लोग जूम कर लोगे? आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हेलो, हाँ सर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। दिख रहा है तो सर। जस्ट लुक हियर, ये निफ्टी 50 है, ये नेक्स्ट निफ्टी 50 क्या हो सकता है, मिड कैप 50, स्मॉल कैप 50, ये सब और भी अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है, इसके बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे सर। लेकिन अभी आप जस्ट सिंपल समझो कि जो निफ्टी 50 है, इसके अंदर आपको देखना, जैसे एनटीपीसी, यूपीएल, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन ऑयल, मतलब ये टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ये निफ्टी कैसे बनता है ना, ये भी स्टॉक मार्केट बेसिक्स के अंदर मैं बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी कैसे बना जाता है, इसका इंडेक्स मेथोडोलॉजी क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सभी चीजें एक साथ बताने जाऊंगा मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप लोग भी पागल हो जाओगे। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप जस्ट यहाँ पर नजर डालो, जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, जहां पर देखो आप, जो ग्रीन हुआ है मतलब बेसिकली मार्केट चेंज बुलिश है,
देखो ये सब ग्रीन में है, दिखाई दे रहा है? हेलो, ये देखो ग्रीन जोन है, मतलब ये उस पर्टिकुलर डे में, मतलब लास्ट डे से हिसाब से पॉजिटिव में रहा है। लेकिन अब मैं नीचे आ रहा हूँ, अब देखो कुछ रेड भी दिख रहा होगा आप लोगों को। हेलो, यस सर। है ना? देखो ये एवरीडे मार्केट में, चाहे निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स 30, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टॉक अप होता है। निफ्टी 50 सबसे पॉपुलर माना जाता है, ठीक है। कुछ स्टॉक अप में है, कुछ स्टॉक डाउन में है। और आप एज ए फंड मैनेजर जो भी स्टॉक चूज करके रखे हो, 10 हो या 50, उसके बेसिस में आपका फंड में अप एंड डाउन होगा, किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस। हाँ सर, जैसे यहाँ पर अगर मैं लास्ट दिन के हिसाब से देखूं, मारुति में इन्वेस्टमेंट जो जिसका भी हुआ है लास्ट दिन के हिसाब से डाउन गया है, वैल्यूएशन वाइज 283 और परसेंटेज वाइज 3%। अगर किसी ने भी एक्सिस बैंक में था लास्ट दिन के हिसाब से, उसका माइनस में सर देखो 9.85 माइनस हुआ है और 1.27% उसका परसेंटेज वाइज नेगेटिव हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईचर मोटर, HDFC, डॉक्टर रेड्डी, LT, लर्सन टुब्रो, SBI लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, रिलायंस, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड HDFC लाइफ। सर डोंट वरी, कोई अगर एक दिन में लाल हो जाता है मतलब वो खराब नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं सोचना है कि इसका रेड है। बहुत लोग ना जो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में आता है ना, वो जो भी रेड होता है ना उसको लगता है वो सब खराब चीज है, इस पे छूना नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आज रेड है, कल वो ग्रीन होगा, आज जो ग्रीन में है कल वो रेड हो जाएगा। मार्केट है, इकोनॉमी है, काफी वास्ट एरिया है, मतलब डिपेंड करता है किस दिन किसका क्या रेड होने का रीजन है, किस दिन किसका क्यों ग्रीन होने का रीजन है। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबका अलग अलग रीजन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाल है तो खराब है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ऐसे किसी किसी के मन में ना मैंने देखा सर ये तो रेड है ये तो खराब होगा फिर, ठीक है, ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है चलो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका फंड भी आपने जहां जहां डाला, ठीक है, वहां आपका फंड का क्या स्थिति हो रहा है, ठीक है, एज ए फंड मैनेजर। तो इसके बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या होगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे फ्यू स्टॉक्स कैन गो अप एंड फ्यू कैन कम डाउन, रिजल्टिंग आइदर ए प्रॉफिट और लॉस। और यहाँ पर भी निफ्टी में भी वही होता है, निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही होता है। अगर मैक्सिमम कंपनी रेड हो जाता है ना सर, अगर मैक्सिमम कंपनी रेड हो जाएगा तो निफ्टी 50 उस दिनों के लिए रेड हो जाएगा। ये देखो लास्ट दिन के हिसाब से निफ्टी गिरा है, क्यों? ज्यादा नहीं, ऐसे बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ थर्सडे का, फ्राइडे का, थर्सडे के हिसाब से ये फ्राइडे को जितना नेगेटिव में गया है, फिर जब मंडे कल ओपन होगा मार्केट परसों, ठीक है, तो मंडे अगर ये इस दिन से पॉजिटिव रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, बस सिंपल बात है। तो उसमें ग्रीन और रेड होने के पीछे रीजन ये होता है कि ये जो आपको मैं 50 स्टॉक्स दिखाए ना, वो 50 स्टॉक्स में से अगर मैक्सिमम कंपनीज का स्टॉक ग्रीन जोन में रहता है तो निफ्टी 50 ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये ग्रीन दिखेगा आपको, ठीक है, और तब ये डाउन की जगह अप दिखेगा। और अगर मैक्सिमम स्टॉक आपका रेड हो जाता है तो मार्केट जितना परसेंटेज में रेड होता है वो रेड झलकने को दिखता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है, बाकी और भी मैटर है जो मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स के अंदर करा के रखा। अगर आप लोग बेसिक्स क्लास करते हो ना तो आपको वहां पर कराया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन होता है। इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि कैसे निफ्टी 50 बनता है, कैसे सेंसेक्स बिल्डअप होता है। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ऐसे फंड मैनेजर आप म्यूचुअल फंड को किस तरह से अभी देख रहे हो, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू द एग्जांपल टू सी द PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखने में होगा। I have randomly assigned percentage movements to all these stocks. तो ये थोड़ा सा randomly लिया गया, ठीक है, for the example purpose। जैसे आपको यहाँ पर मैं अभी निफ्टी 50 में जैसे शो कर रहा था वैसा ही यहाँ पर है। आपने जो स्टॉक 88 रुपीज में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जिसमें टोटल आपने वैल्यू इन्वेस्ट किया था 27,500 और नंबर ऑफ शेयर आपके पास था 313, उसका पॉजिटिव चेंज है सर। पॉजिटिव चेंज मतलब ग्रीन है, प्लस है, ठीक है, 3% पॉजिटिव। तो 80 का शेयर्स कितना हो गया सर डे 2 में? 80 का 3% लगा के देखो। हेलो सर, प्लीज करके बताओ ना मुझे, जो शेयर 88 का चल रहा है वो शेयर अगर 3% में मूव करेगा तो कितना हो जाएगा? 90 का होगा कि नहीं होगा? 90.64।
थैंक यू सर, बस इतना हेल्प कर दो मुझे। तो 88 का शेयर 90 का हो गया, तो 27,500 का शेयर जो इतना दिन 88 करके चल रहा था, ठीक है, 88 करके 313 शेयर चल रहा था, अभी 313 शेयर्स को 90 करके करो, 313 शेयर्स 88 की जगह 90 करके कैलकुलेट करो, कितना वैल्यू होता है बताओ मुझे थोड़ा। 28325। तो आपका डे वन का फंड का वैल्यू कितना था? 27,500 है ना? हाँ 27,500 पे डायरेक्ट 3% मारेंगे तो भी यही आ जाएगा, वो तो डायरेक्ट भी उतना वह झमेला। ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन बात झमेला का नहीं है, कैसे हुआ वो तो बताना पड़ेगा मुझे, ठीक हाँ है। वो तो स्टॉक वाइज चेंज हो रहा है ना, फिर आपका वैल्यू वाइज यस। चेंज हो रहा है। पहले स्टॉक वाइज चेंज होता है, मतलब आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो स्टॉक के कारण चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिलायंस है, अगर ये इन्फोसिस है, अगर ये एसबीआई है, अगर ये कोटक है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस में चल रहा है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक एवरी डे क्या परफॉर्मेंस कर रहा है या लॉन्ग टर्म में क्या परफॉर्म कर रहा है वो रीजन करता है। अब देखो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस तो होता ही है, बट नॉर्मली म्यूचुअल फंड वगैरह लॉन्ग टर्म में चलता है। जैसे निफ्टी लॉन्ग टर्म में इंप्रूव दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखोगे तो 5 दिन का देखोगे, ठीक है, या 1 मंथ का देखोगे तो रेड जोन में दिख रहा है ना। मतलब लास्ट 1 मंथ में ये थोड़ा रेड जोन में ही रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर का देखोगे तो ग्रीन जोन में है। तो जो बात शॉर्ट टर्म के लिए मैच करता है वो बात लॉन्ग टर्म में मैच ना भी कर सकता है। तो बात ऐसा नहीं है कि रेड देख के घबरा जाए, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो रेड ग्रीन मार्केट का कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन आपका फंड ऐसा जगह में होना चाहिए एज ए फंड मैनेजर जो आपको ओवरऑल ग्रोथ प्रोवाइड करे। सिंपल बात है भाई, ठीक है। चाहे आप एज ए इक्विटी इन्वेस्टर ही सोचो या एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सोचो। तो इस तरह से आपका सारा का सारा फंड स्टॉक 1 स्टॉक 2, आप स्टॉक 1 को स्टॉक 2 को देखो जो 976 में आपने खरीदा था, उसका वैल्यूएशन 0.85% से घट गया, जैसे कि निफ्टी 50 में घटा है किसी किसी स्टॉक में। तो 976 में अगर 0.85% घटा दोगे, मतलब डिक्रीज कर दोगे, वैल्यूएशन हो जाता है 967.704। करके देखो एक बार, हो रहा है कि नहीं, जस्ट एक दो करके देखो, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। बोलो ना सर, हो रहा है कुछ? 976 में 0.85% लगाओ ना। अरे शिवम अकेला यस सर, करेगा क्या? बोलो बोलो। 984 पॉइंट आ रहा है सर, 0.85 माइनस में हाँ, जाएगा क्या? माइनस में जाएगा, माइनस ओ है। मैंने प्लस प्लस कर दिया, ज्यादा हो गया, एक मिनट। 976 लेस 0.85%, 976.704, यही आ देखो रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इसमें क्या होगा, आपका वैल्यूएशन गिर जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट था 27,500 का, लेकिन इस स्टॉक के कारण आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 27,266 का। सिमिलर पॉइंट में बाकी 3 स्टॉक्स, मतलब 2 स्टॉक आपने अभी देखा, इसी तरह से बाकी 8 स्टॉक्स में भी सेम टू सेम अप्लाई हुआ है, जिसमें पॉजिटिव रहा है पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव हुआ है नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव हुआ है पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव हुआ है नेगेटिव। इस तरह से आपका फंड का वैल्यूएशन ओवरऑल पॉजिटिव है। एक दिन में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था 2,75,000 और एक दिन बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रहा है 277,844। कितने का डिफरेंस हुआ सर? 2844 प्लस में। 2844 पॉजिटिव, मतलब यस सर। आपका फंड एक दिन में 2844 पॉजिटिव में चेंज हुआ है सर, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज वाइज ये 2844 कितना होता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 2,75,000 2,77,000 बना है, 2,75,000 2,75,000 विल बिकम 2,77,844, देन इन परसेंटेज इसको क्या बोलोगे, कितना परसेंटेज इंप्रूव किया है? 1.03 1.034। वेरी गुड सर, यस ठीक सर। है, 1.034%। मतलब आपका फंड एक दिन में 1.034% पॉजिटिव किया है, रिटर्न जनरेट किया, 1 डे का कॉन्सेप्ट है। अब यही बात म्यूचुअल फंड के को स्पेशल बनाते हैं। देखो सर, म्यूचुअल फंड कैसे स्पेशल बनता है, और म्यूचुअल फंड में एनएवी सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है। सबसे हॉट बात, किसी को भी पूछो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हुए, एनएवी के बारे में जरूर सुनिएगा आप, मतलब विदाउट एनएवी म्यूचुअल फंड के बारे में बात हो ही नहीं सकता। तो एज यू कैन सी द स्टॉक प्राइस हैव चेंज्ड ऑन डे 2,
thereby investment values across each shares also varies accordingly. As a result of this change, the total value of the portfolio 2,77,844 and funds का रिटर्न हो गया 2844, परसेंटेज वाइज हो गया 1.034, प्रॉफिट हो गया 2844। इस प्रॉफिट को क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है ना सभी इन्वेस्टर के हिसाब, इन्वेस्टर को। आप कौन हो? आप फंड मैनेजर हो, ठीक है। हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द 5 इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। टू एंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, all we need to do is ensure the notional values goes up or down। हमें नोशनल वैल्यू पे काम करना है, ठीक है, हमें नोशनल वैल्यू पे काम करना है। तो ये जो नोशनल वैल्यू है ये अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है ये देखना है। सर याद है आप लोगों को कि इनिशियल नोशनल वैल्यू क्या रखे थे डे 1 पे? पर शेयर का वैल्यू सबको शेयर असाइन किए थे ना? यस सर, 10 रुपए, 10 टका। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फंड में 10 टका का इनिशियल वैल्यू अगर 1.034 में अगर मेरा फंड बढ़ रहा है तो डे 2 में 10 टका का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? नोशनल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू था 10 रुपीज, लेकिन आपका परसेंटेज ऑफ फंड एक दिन में 1.034% पॉजिटिव रहा है, तो डे 2 में आपका वैल्यूएशन 10 टका का इनिशियल नोशनल वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1 प्लस 1.0340%, या फिर आप 10 इंटू 1.034% प्लस इक्वल्स टुमारो। देखो सर ये आता है कि नहीं आता? 10.034, 10.3, 10.1034, 1034, 10 इंटू 1 प्लस 10340% ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 10 इंटू 1.0340%, इसको प्लस इक्वल्स टू मारते हैं 10 पॉइंट, हाँ प्लस इक्वल्स टू 10.1034 ही तो आ रहा है सर, यही आएगा क्या? है नहीं आ रहा है क्या सबका? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, आगे सर, आगे सर। ओके सर, ओके। तो 10.1034% ये नोशनल वैल्यू में बदलाव हो गया सर, मतलब जो नोशनल शेयर का वैल्यू 10 टका था उसका वैल्यूएशन हो गया 10.1034। सो न्यू नोशनल वैल्यू डे 2 में हो गया 10.1034। मल्टीप्लाइंग विद दिस विद द नंबर ऑफ शेयर शुड रिजल्ट इन द न्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर्स। अब इसको सबका अपना अपना शेयर के हिसाब से बांट दो सर। अंकल का मल्टीप्लाई कर दो, अंकल का 6500 शेयर है, नोशनल वैल्यू के साथ इंटू कर दो, इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो 6500 का बेसिकली 65,000 का था, अंकल का हो गया 65,672। आंट का था 10,000, आंट का हो जाएगा 10,000 इंटू 10.1034, आंट का हो जाएगा 1,10,34। कजिन का हो जाएगा, जिसका 5,000 शेयर था, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 50,517। कजिन 2 का भी 35,361 जो 35,000 का इन्वेस्टमेंट था। निफ्यू का इन्वेस्टमेंट था 2,500 शेयर का, 10 करके 10.1034 में 25,258, टोटल फंड वैल्यू 2,77,804 टोटल करके हो जाएगा आपका। करके देख लेना, प्लस करके मैचिंग हो जाएगा सर। देखा कैसे म्यूचुअल फंड चलता है? हाँ, किस तरह से म्यूचुअल फंड सभी शेयर होल्डर्स के बीच में फंड को किस तरह से असाइन करता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो सर, ये खेल समझ में आया कि कैसे नोशनल वैल्यू के थ्रू से सभी के बीच में इन्वेस्टमेंट वैल्यू को म्यूचुअल फंड कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट जितना हुआ है। लॉस होता तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता, इसी सेम तरीके से नोशनल वैल्यू में ही बदलाव होता। ये जैसे पॉजिटिव हुआ है ये नेगेटिव भी हो सकता है ना? जरूरी तो नहीं ना कि आपका हमेशा पॉजिटिव में हो, मार्केट जब खराब चलता है तो नेगेटिव में भी जाता है। इसलिए कोई गलत म्यूचुअल फंड को अगर मतलब किसी म्यूचुअल फंड अगर टाइमिंग किसी का खराब रहता है ना तो गलत दिशा में भी जाते हैं, जैसे स्टॉक में भी होता है। So as you can see, the investment for each of these investment has gone up by the same percentage point, but the absolute money made by them differs based on the initial investment amount. किसने कितना इन्वेस्ट किया था, सबके लिए रिटर्न अमाउंट सेम है, बट टोटल अमाउंट में तो चेंजेस होगा ना। इफ यू एड अप ऑल द न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको 2,77,844 मिल जाएगा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बिफोर वी वाइंड अप दिस चैप्टर, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले आई वांट टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। कुछ पॉइंट आप रिमेंबर करके जाइए इस चैप्टर को एंड करने से पहले। इन्वेस्टमेंट फंड इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट पीपल पुल इन देयर मनी। इन्वेस्टमेंट फंड कैसे फॉर्म होता है? जब डिफरेंट पीपल अपना फंड को पुल करते हैं।
द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल इन्वेस्टर्स, सभी के लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा म्यूचुअल फंड में, दैट इज वाई वो म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। नोशनल वैल्यू असाइन किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द फंड फॉर्मेशन, जब फंड को फॉर्म किया जाता है, विच देन फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और ये नोशनल वैल्यू डेली बेसिस में फ्लक्चुएट करता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेली मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण। एंड दैट इज द रीजन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू, अरे बोलो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मार्केट टू, रिस्क, यस, मार्केट रिस्क। यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा मार्केट में होते हैं एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए म्यूचुअल फंड को कहते हैं। एंड बेस्ड ऑन द डेली वैल्यू, जिसके कारण म्यूचुअल फंड वर्ल्ड फ्लक्चुएट भी करते हैं, और इसी के कारण दिस इज कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू, बिकॉज डेली मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ साथ जो नोशनल वैल्यू है उसमें बदलाव भी आते हैं। तो बेस्ड ऑन द डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन द म्यूचुअल फंड वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड, म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में इसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं एनएवी के नाम से, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। A mutual fund net asset value or NAV is one of the most important metrics, and on an end of the day basis the mutual fund company does the following calculation, जिस तरह से हम लोगों ने किया। एवरी डे म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ यही काम करता है, ठीक जैसा आपने अपने फैमिली के लिए इस पूरा क्लास में किया, अपने आंट के लिए, अपने अंकल के लिए, अपने कजिन्स के लिए, एग्जैक्टली यही काम करते हैं। अगर एनईवी का फॉर्मूला बताऊं आपको, चाहता तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता था, लेकिन सर इतना फॉर्मूला जान के जिंदगी में ना सिर्फ फार्मूला ही पॉकेट में आ जाता है, कभी कुछ सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। ज्यादातर केस में जब हम लोग पढ़ते थे ना कॉलेज लेवल में या प्रोफेशनल लेवल में, कई बार तो कोई डिटेल्स में कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे बोल देता था। मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ जो मैंने प्रोफेशनल इवन क्लास में भी एक्सपीरियंस करके आया, ठीक है। कभी कुछ चीज इस तरह से सीखने को नहीं मिलता था, जेन्युइन चीजें, ठीक है। एनएवी क्या है? एनएवी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस द एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही मतलब समझ में आता था एनएवी का। अब बताओ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, और नंबर ऑफ शेयर्स का यूनिट्स क्या है। नंबर ऑफ शेयर्स को म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में यूनिट्स कहा जाता है सर, नंबर ऑफ शेयर्स को म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में यूनिट कहा जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली शेयर्स चिल्लाते हैं, म्यूचुअल फंड में शेयर्स नहीं बोला जाता, ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। म्यूचुअल फंड को क्या कहा जाता है सर? यूनिट, ओके, म्यूचुअल फंड यूनिट। तो एनएवी का फॉर्मूला कुछ समझ में आया आपको? एनएवी डेली एस्टिमेटेड होता है और फॉर्मूला होता है जो वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, और उस फंड को चलाने का ना एक खर्चा होता है, हर एक फंड का चलाने का एक खर्चा होता है, और उस खर्चे को सारा का पूरा फंड में सभी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस द वैल्यू ऑफ एसेट चलाने का, उस फंड को मार्केट में रन कराने का खर्चा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको यूनिट में देखा जाता है, तब जाके मिलता है एनएवी। I will be happy if you have fully understood the concept of what a fund is and the role of NAV plays. फंड क्या होता है और एनएवी क्या होता है, अगर आपको समझ में आया तो बड़ा खुशी मिलेगा। क्या सर बोलो, क्या खुशी मिल सकता है मुझे? फंड क्या है, एनएवी क्या है? हाँ सर, जी सर। तो ये स्टिल इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग कर्व, अभी बहुत सारा चीजें सीखना बाकी है। हम लोग इस एनएवी के कॉन्सेप्ट में फिर से आएंगे सर, बिकॉज ये छोड़ेगा नहीं सर, मैं आपको बोला ना सबसे पॉपुलर मैट्रिक्स है। However, I will wind up this chapter. I have a question for you related to example we used in this chapter. Only on day 3 एक बड़ा क्वेश्चन है, तीसरा दिन में, बिकॉज हम लोगों ने दूसरा दिन तक देख लिया ना, हम लोग अभी यहाँ पर दूसरा दिन तक देख लिया कि दूसरा दिन तक क्या हो सकता है कि डे 1 में इन्वेस्ट किया, फिर डे 2 में ये वैल्यू रहा। अब आपके सामने सवाल है कि डे 3 के दिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं जोकिंगली यहाँ पर कुछ बात लिखा है, यहाँ पर इट्स लाइक योर फादर इन लॉ, ठीक है, ससुर जी, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली लड़का लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बात, लड़कियों के लिए भी आजकल इंपॉर्टेंट है। मानो कि आपका फादर इन लॉ या ससुर जी आपको पूछा कि बेटा हमको इन्वेस्ट करना है मार्केट में और मैं आपको 75,000 देना चाहता हूँ फंड में। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट रेट विल यू इशू द शेयर्स टू हिम, 10 या 10.1034? ऐसे जवाब ढूंढिए आप लोग, बट फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आप लोगों को? नेक्स्ट क्लास में जवाब ढूंढ के बताइएगा मुझे कि नेक्स्ट दिन जब ससुर जी थर्ड डे में
75,000 लेके आएगा, उनके लिए इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, ₹10 या 10.1034? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो सर। यस सर। नंदिनी, रोशनी तथा सुमित, अनिमेश, बोलो सर, क्लियर हुआ बात? क्लियर হয়েছে? हाँ सर। ठीक है, तो ये जवाब ढूंढिएगा कि 10 होना चाहिए कि 10.1034 होना चाहिए, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा। अच्छा एक बात कर दूं सर, नेक्स्ट वीक सरस्वती पूजा है, तो शायद म्यूचुअल फंड क्लास, शायद नहीं क्योंकि सैटरडे को ही गिरा है, तो म्यूचुअल फंड क्लास नेक्स्ट वीक ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद वाला वीक में हम लोग म्यूचुअल फंड क्लास में इसको फिर से डील करेंगे, मतलब ये कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड में। और उस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उसमें सर हम लोग म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में एकदम घुस जाएंगे, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स दिखाएंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उस पर आपको ये समझने को मिलेगा, ये जो कंपनी म्यूचुअल फंड इशू करता है ना, ठीक है, ऐसे अगर हमारे देश में मैं आपको बोला था कि हमारे देश में 45 म्यूचुअल फंड हाउसेस है, 45 2021 जुलाई तक, अगर बाद में कोई आया है तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 2021 जुलाई तक हमारे देश में 45 म्यूचुअल फंड हाउसेस है सर, ठीक है, जिसमें से पॉपुलर में से लाइक कोटक, HDFC, ICICI प्रू, ठीक है, AMC, एक्सिस AMC, DSP और भी बहुत सारे 45। हाँ सर बोलो, एनी क्वेश्चन क्या मन में किसी का चल रहा है? ओके, नंबर ऑफ स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमारे देश में करेंटली जुलाई के 21 तक तो 1510 था, अभी और भी थोड़ा बड़ा होगा। और सबसे ज्यादा स्कीम है निप्पॉन AMC का 2021 के हिसाब से, बाद का डेटा मुझे थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्कीम किसका है। निप्पॉन का बहुत ज्यादा, ये पहले शायद रिलायंस का था ना, किसी को पता है? निप्पॉन क्या पहले रिलायंस का था? রিলায়েন্সেরই ছিল, আমারই আছে স্মল ক্যাপ। ठीक है, और SBI के पास सबसे ज्यादा पैसा मैनेज होता है, ये भी आपको बता दूं। भारत में अभी जुलाई के हिसाब से 35 लाख करोड़ का मनी मैनेज करते हैं, 35 लाख करोड़ का मनी मैनेज होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू से। उसमें 35 लाख करोड़ के अंदर राफली 18 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस एंड 16 लाख कॉर्पोरेट्स का, मतलब कंपनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 35 लाख करोड़ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, टोटल मार्केट में मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी 35 लाख करोड़, ओके, 35 लाख करोड़, पॉइंट टू बी नोटेड सर। और इसमें 18 लाख करोड़ हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का और 16 लाख करोड़ कंपनीज का। और ये जो 18 लाख करोड़ है ना सर, उसमें हम आप जैसे लोगों का संख्या कितना है, 2.39 करोड़ इंडियंस म्यूचुअल फंड्स में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ के बीच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब आप समझ सकते हो इंडियन कैपिटल मार्केट का कितना बड़ा जगह खाली है। हाँ, आप लोग प्लीज सोचो कि इंडियन कैपिटल मार्केट कहाँ पहुंच सकता है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग, अगर म्यूचुअल फंड तो सेफ है, फिर भी यहाँ पर अगर 2.5 करोड़ लोग हैं तो इक्विटी मार्केट का क्या हालत है। मतलब लोग तो आधे से ज्यादा लोग डर के मारे, लैक ऑफ नॉलेज के मारे आ ही नहीं पाएगा। হ্যালো, हाँ बोल। এই সেদিনকে তোমাকে ফোন করেছিলাম, বলছিলাম না যে 5 বছরের তোমার যে বাজেটের ডেটাটা বার করে আমি বাজেটের একটা এস্টিমেট দিয়েছিলাম গ্রুপের মধ্যে, বলছিলাম না? হ্যাঁ তো বলছি। সেই आवाज कट হয়ে গেল সুমিত। ছিল যে বল। হ্যালো তোর আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। হ্যালো হ্যালো, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে, প্রচুর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না রে, প্রচন্ড নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে মনে হয়। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবারে বুঝতে পারছি, বল। তো বলছে যে ফিনান্স মিনিস্টার বলছে যে আমাদের মানে আমেরিকার মতো মার্কেটের মধ্যে মানে যা বুঝলাম যে 7 থেকে 8% মানে 3 থেকে 4% গ্রোথ মানে ওদের ওখানে বিশাল গ্রোথ হয়ে গেছে। মানে আমাদের যদি জিডিপির যদি দেখো 3 থেকে 4%
গ্রোথ মানে বিশাল গ্রোথ হয়ে গেছে। ওই গ্রোথ দেখে মানে ফরেন মানে চায়না ফায়নার মতো কোম্পানিগুলো মানে বীভৎস পরিমাণের ইনভেস্টমেন্টে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে যেখানে 2.5 বিলিয়ন ডলারের ইকোনমি ছিল, মিলিয়ন ডলারের, এটা মানে যদি 8 থেকে 9% গ্রোথের ক্যাপাসিটি রাখে, তাহলেও কোনো ফরেন ইনভেস্টমেন্ট মানে সহজে আসতে চায় না। মানে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম। प्रॉब्लम बोलते बेसिकली इंडिया का क्या है ना, बिकॉज इंडिया 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी तो है, बट पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत है, और यहाँ पर मतलब पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट, बट मेनली पॉइंट है कि इकोनॉमी में अगर रिटेल इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन बढ़े, देश के लोगों का पैसा अगर देश के कंपनी के पास जाए तो भी बहुत है, ठीक है। फॉरेन मनी तो आएगा, ठीक है, बट विथ नॉलेज अगर देश का लोग भी मार्केट के ऊपर भरोसा कर पाएगा, थोड़ा रिस्क लेने का ताकत लाएगा नॉलेज के साथ, तो यहाँ पर भी मार्केट बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। अभी भी इंडियन मार्केट में फॉरेन मनी कितना आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फिर भी काफी आ रहा है, बट एटलीस्ट जो लोकल पीपल ऑफ इंडिया, ये भी तो अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं, ये भी अपना पैसा, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा है कि मनी मोबिलाइज, मतलब टू मच सेविंग्स इज एक्चुअली, मतलब टू मच सेविंग्स, मतलब अगर आपका पैसा ज्यादातर सेविंग्स ही हो रहा है, जो बेसिकली इकोनॉमी को प्रॉब्लम में डाल देता है, बिकॉज पैसा सिर्फ सेविंग्स करने के लिए नहीं है, पैसा मोबिलाइज करने के लिए है, ठीक है। थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए, दैट्स डिफरेंट, बट मार्केट में अगर ये सर्कुलेट हो, ये रिटर्न जनरेट करके देता है, ये इकोनॉमिक्स का फंडा है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये इसी चैप्टर म्यूचुअल फंड क्लास में ही, मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फंड फैक्ट्स, किस तरह से म्यूचुअल फंड चूज किया जाता है, कोटक हो या किसी और कंपनीज का, ठीक है, क्या डेटा पढ़ना पड़ता है, उसमें किस तरह से फंड चूज कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स आप लोगों के साथ बात करूंगा कि एक फंड को चूज करने के टाइम पे आपको किस तरह से कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, फंड को एनालिसिस करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो, मतलब इक्विटी एनालिसिस अलग होता है, ठीक है, इक्विटी एनालिसिस अलग होता है, फंड एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और साथ में वो बात करते हुए इक्विटी एनालिसिस भी बीच में आएगा, बट मैं उसमें नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब उसके अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज इक्विटी एनालिसिस का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको इक्विटी रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पहले कभी किए हो मेरे पास, उनको पता है कि इक्विटी रिसर्च का क्या फंडा है, ठीक है। फिर जब मैं फिर से फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आई होप कि म्यूचुअल फंड के बाद ही कर पाऊंगा कभी, तो उसमें इक्विटी रिसर्च वगैरह का क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा लाइव में। लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस करवाना सिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या रीड करना चाहिए। और आज मैं आपको क्या बताया, फंड क्या है, एनएवी क्या है, और एकदम बेसिक वे में बताने का कोशिश किया किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी कोशिश करता है फंड को, कोशिश नहीं एग्जैक्टली रियल लाइफ में यही करता है। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? हेलो, यस सर। ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है। कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज टाटा सर। ओके सर, गुड नाइट।